स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की तैयारी चल रही है। इससे पहले हमने 2011 वाला पेपर सॉल्व कर लिया है और आज हम करेंगे 2013 में आया हुआ पेपर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आप चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। साझेदारी समझौता लिखित में होना आवश्यक है। देखिए, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना आवश्यक है, लेकिन उसका राइटिंग में होना ज़रूरत नहीं है। आप ओरल भी कर सकते हो। तो ये जो लिखा हुआ है ये फॉल्स है। आहरण पर ब्याज की गणना हमेशा पूरे वर्ष के लिए कुल आहरण पे की जाती है। ये भी गलत है। मतलब ये डिपेंड करता है कि ड्राइंग कब हुए हैं। अगर मैं एक कहानी बताऊं कि 1 अप्रैल 2024 को वर्ष शुरू हुआ और 31 मार्च 2025 को वर्ष अंत हुआ, और एक पार्टनर है मान लीजिए, उसने जुलाई में पैसा विड्रॉ किया, तो वो पूरे साल का ब्याज क्यों देगा? वो जुलाई से लेकर मार्च तक का यानी 9 महीने का ही ब्याज देगा। या कभी कभी क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि एक साझेदार ने 50,000 रुपये आहरित किए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कब निकाले। तो फिर हम सूचना के अभाव में 6 महीने का ब्याज लगाते हैं। तो ये कहना कि ड्राइंग पे हमेशा पूरे साल का ब्याज निकाला जाएगा, हम देखो एक तो हमेशा वर्ड यूज़ किया है, और ये भी कि मतलब इस तरह की लैंग्वेज ये जा रही है कि चाहे कभी भी पैसा निकालो पूरे साल का ब्याज लगेगा। ऐसा नहीं होता, समय के अनुसार लगता है। तो ये फॉल्स हो गया। कभी कभी आप देखिए कि ना, आपको लाइन बाय लाइन भी चलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है कि यार इसका कुछ भी हो सकता है तो आप उसको रोक लिया करो, थोड़ी देर उसको होल्ड पे छोड़ दिया करो। थर्ड पढ़ो, फर्म के व्यापार का संचालन किसी भी एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। ये बात सही है। अगर आप पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी हुई है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में जो परिभाषा दी हुई है उसको पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे कि व्यवसाय का संचालन उनमें से सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा या किन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। तो मतलब कोई भी चला सकता है, तो ट्रू है। और ये कि परिवर्तनशील पूंजी विधि में साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 खाते बनते हैं। उसमें पार्टनर्स का कैपिटल खाता भी बनता है और पार्टनर्स का करंट खाता भी बनता है, लेकिन ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में होता है। और जो दूसरा मेथड होता है जिसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम कहते हैं, उसमें तो पार्टनर्स का एक ही कैपिटल खाता बनता है, इसीलिए वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये जो लिखा हुआ था ये गलत लिखा हुआ था, फॉल्स लिखा हुआ था। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आपने ट्रू स्टेटमेंट पहचान ली है। आगे बढ़ते हैं। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फॉरफिटेड। अंश जब्त किए जा सकते हैं यदि आवेदन राशि अदत्त हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एप्लीकेशन मनी तो आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती, बाकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो सबसे पहले एप्लीकेशन के समय जमा करा दी जाती है। अलॉटमेंट राशि अगर अदत्त है तो फॉरफिचर हो सकता है। मांग राशि अदत्त है तो फॉरफिचर हो सकता है। आवंटन राशि या मांग राशि अथवा दोनों अदत्त हैं तो फॉरफिचर हो सकता है। तो इसका आंसर डी सही है, क्योंकि पूछा है कि अंश कब जब्त किए जा सकते हैं। तो जब आपका अलॉटमेंट का पैसा बाकी हो जाए, या कॉल्स का पैसा बाकी हो जाए, या दोनों पैसे बाकी हो जाएं, तो ये एक रीज़न है। फिर एक रेजोल्यूशन पास करके, प्रस्ताव पास करके, अगर अंतर नियम अलाउ करते हों तो शेयर्स फॉरफिट किए जा सकते हैं। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, और मैं हमेशा कहूँगा आपको कि आप क्वेश्चन आते ही स्क्रीन पॉज कर लो और खुद ही क्वेश्चन लगाओ, और आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो सुन लो। The shares allotted to existing equity shareholder without any consideration being received from them is called। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो हमारे मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर है, जब हम बिना किसी प्रतिफल के यानी बदले में बिना कुछ लिए उनको शेयर्स देते हैं यूं ही थैंक यू में, तो ऐसे शेयर्स होते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर कंपनी, जैसे मान लो एक कंपनी के पास 40,000 शेयर्स हैं और कंपनी अब 10,000 शेयर इनको फ्री में देना चाहती है, तो कंपनी 4:1 के हिसाब से बोनस इशू करेगी। जिसके पास 4,000 हैं उसको 1,000 मिल जाएगा, जिसके पास 400 हैं उसको 100 मिल जाएंगे, और बिना किसी कॉस्ट के मिलेंगे। तो बोनस अंश ऐसे अंश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 360 इक्विटी अंश जिन्हें कभी 6% के डिस्काउंट पे इशू किया था, उन पर 50 रुपये अलॉटमेंट राशि प्राप्त न होने के कारण हरण कर लिया। इन अंशों को 20 रुपये प्रति अंश की फर्स्ट और फाइनल कॉल मांग नहीं की गई थी।
हरण किए गए अंशों को फुल्ली पेड मानकर 90 रुपये के हिसाब से री इशू कर दिया गया। री इशू के पश्चात कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की जाने वाली राशि क्या होगी। तो ये लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा सा पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, जब शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ करते थे। आजकल तो शेयर इशू होते ही नहीं है डिस्काउंट पे। खैर, मैं आपको इसको 3 हिस्सों में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हमने अंशों को जब्त किया होगा तब क्या हुआ होगा। तब हमने कैपिटल को डीआर किया होगा। अच्छा, जब आप एग्जाम में लिखते हो, आपको अमाउंट निकालना है, तो आपको पूरी एंट्री लिख के अपना समय खराब नहीं करना, शॉर्ट में लिखता जाना चाहिए। टू डिस्काउंट क्रेडिट करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करेंगे, टू शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट करेंगे। मैं एक एक बात समझा देता हूँ। देखिए, हमने बेसिकली 360 अंशों का फॉरफिचर किया है, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी 20 रुपये की कॉल हमने नहीं की है। तो हमने जो कैपिटल मांगी है वो 80 रुपये मांगी है, तो ये 80 से मल्टीप्लाई होगा। 8 या 24, 8 छिंग 48, तो 24 और ये हो गया 28,800 रुपये। दूसरी बात, जो हमने शेयर इशू किए हैं वो 6 रुपये डिस्काउंट पे इशू किए हैं। ओके, 360 तो अंशों की संख्या है और हमारा जो डिस्काउंट है वो 6% है, 6 रुपये है। तो नियम क्या है, अगर हमने डिस्काउंट पे शेयर इशू किए होंगे तो हमने डिस्काउंट को पहले डीआर किया होगा, तो बाद में फॉरफिचर के समय डिस्काउंट सीआर करना पड़ेगा। ये होता था, इस तरह की अकाउंटिंग होती थी। मैंने कहा ना, आजकल शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, तो इसलिए प्रॉब्लम इतनी नहीं आती फॉरफिचर में। 6×3 = 18 ऐसे करके 2,160 रुपये। रीज़न ये है कि उस व्यक्ति से हमें 50 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट राशि नहीं मिली, तो उसे हम लिख देंगे। और ये भी कि हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति से हमें कितने रुपए मिले होंगे। उस व्यक्ति से करीबन हमें 24 रुपये मिले होंगे शुरू में एप्लीकेशन के समय। या आप गैप से भी निकाल सकते हो। 18 2 20,000 रुपये, 20,000 रुपये और ये हो गए 21,000 रुपये, 21,000 रुपये और ये हो गए 28,000 रुपये। ठीक है, 360 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7200 और ऐसे करके जोड़ेंगे तो 360 360 720 और 1440, 7,200 और 1440, 7,340। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 160, 18 और 2 20, 20 और 7 27। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, यहाँ 640 आएगा। ठीक है, 7,640, 24,00, 24,144 और 24 या 72 और 14 8 8 आ रहा है क्या? हाँ, 8 आ रहा है। वाह, अल्टीमेटली आ गया है। थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे समय लग गया। 18 8 26 और 2 28। यस, ठीक है, ये शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं। 8,640 आ गया है। अब बात करते हैं री इशू की। देखो, जब अपन री इशू करेंगे तो बैंक होगा डीआर। हमने री इशू किया है 90 रुपये पे, फुल्ली पेड मान के। हमने ये मान के कि सामने वाले के पूरे जमा हो गए, ये मान के 90 रुपये में री इशू किया है। मतलब हमने 10 रुपये डिस्काउंट दिया है। 10 रुपये डिस्काउंट दिया है तो इसमें से 6 रुपये का डिस्काउंट पुराना माना जाएगा और 4 रुपये का डिस्काउंट अलग से माना जाएगा। कि सर क्या कह रहे हो? देखो, मैं समझाता हूँ आपको। हमने 360 शेयर को री इशू किया 100 रुपये मानकर, यानी हमने सामने वाले के 36,000 रुपये जमा कर लिए। और हमने वैसे सामने वाले से 90 रुपये के हिसाब से ही प्राइस चार्ज की है, तो 9 27 और 9 54 32,400 रुपये चार्ज किए हैं। और हमने जो 10 रुपये डिस्काउंट दिया है उसके 2 टुकड़े होंगे। 6 रुपये इसमें ओरिजिनल डिस्काउंट माना जाएगा। 360 × 6, 6 18 6 36, 2160 रुपये। और जो हमने 4 रुपये फालतू डिस्काउंट दिया है 360 × 4, 1440 रुपये। तो यहाँ तक 2 एंट्रियाँ हो गई। अब एक लास्ट एंट्री आपको करनी पड़ेगी, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। हमने फॉरफिचर से जो कमाया है वो है 8,640 रुपये और हमने री इशू पे जो खर्च किया है वो है 1,440 रुपये। 8,640 में से हमने केवल 1,640 रुपये ही खर्च किया है, तो हमने 86 16 1440 रुपये खर्च किया है, 1,440 रुपये। तो गैप आया 7,200 रुपये। तो हमने इस एंट्री में या इस पूरे क्वेश्चन में 7,200 रुपये कमाए हैं, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में जो समय जो लगा थोड़ा मुझे इसलिए भी समझाने में हिचक हुई, वो ये कि ये एक पुराने ज़माने के क्वेश्चन है, जब डिस्काउंट पे शेयर इशू होते थे और बाद में जब उनका फॉरफिचर होता था तो फॉरफिचर के समय पहले डिस्काउंट को क्रेडिट किया जाता था और बाद में जब री इशू करते थे तो देखा जाता था कितना डिस्काउंट दिया। अगर डिस्काउंट अप टू द ओल्ड लिमिट है
तो डिस्काउंट अकाउंट दिया किया जाता था, और अगर थोड़ा फालतू डिस्काउंट दिया जाता था तो शेयर फॉरफिटेड दिया किया जाता था। और इस पूरे के बाद आंसर तो सामने आ ही जाएगा। ठीक है, कहता है आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू, डीआरआर को ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व में। ये आप याद भी कर सकते हैं और टेक्निकली भी समझ सकते हैं। देखिए, डीआरआर ये एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। जब आप प्रोविज़न एंड रिजर्व वाली अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये एक विशिष्ट संचय होता है जिसका एक विशेष उद्देश्य होता है। और विशिष्ट संचयों की एक खासियत होती है कि जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर उसे सामान्य संचय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई रिपीट, जब विशिष्ट संचय विशिष्ट उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसे सामान्य रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर हमने डिवेंचर का रिडम्पशन करने के लिए डीआरआर बनाया था तो रिडम्पशन पूरा होने के बाद दैट डीआरआर विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इस तरह से ये इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अगर सोचो आपकी शॉप है, फर्म है, फैक्ट्री कंपनी है और आप कंप्यूटर्स ले आते हो अकाउंटिंग में, अब आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो तो एक्यूरेसी आएगी, बिल्कुल आएगी। और ये एक तरह का बी है, बी बोले तो बेनिफिट है, बेनिफिट है या कह ले ए कह लेते हैं एडवांटेज है। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, बिल्कुल स्टोरेज में मदद मिलेगी। आप देखो अगर एक बही लेखा पुस्तकें रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है, लेकिन स्टोरेज के मामले में देख लो एक छोटी सी पेन ड्राइव में दुनिया जहान का डेटा आ जाता है, तो ये भी एडवांटेज है। और रिट्रीवल, आप उसे कहीं से भी रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब अगर आपका डाटा कहीं पड़ा है तो आप वहाँ से उसको मंगा सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। क्वालिटी रिपोर्ट्स, बिल्कुल आप टैली या और कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए, आप बहुत तरह के सूचनाएं इंस्टेंट विद इन सेकेंड्स निकाल पाएंगे, है ना। स्टाफ अपोजिशन, आपको स्टाफ का विरोध भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई फ़ायदे जैसी चीज़ नहीं है। क्यों, क्या होता है कंप्यूटर्स का जब इस्तेमाल होता है तो कई जो आउटडेटेड अकाउंटेंट होते हैं उनको लगेगा कि अब हमारी जॉब गई, तो वो आते ही थोड़ा सा, वैसे भी हर चेंज का विरोध होता है, तो इस चेंज का भी विरोध झेलना पड़ता है कंपनी के मैनेजमेंट को। तो कहने का मतलब है ये तीनों तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से होने वाले एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये जो है ये एडवांटेज नहीं है, ये भी होगा। तो आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको कर्मचारी का, स्टाफ का विरोध देखना पड़ सकता है, विरोध का सामना करना पड़ सकता है। डी, नेक्स्ट, यदि माध्य का मान ये x के ऊपर बार है, यदि मीन 5 है और बहुलक भी 5 है तो माध्यिका का मान क्या होगा। इसे आप दो तरह से समझ सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि मीन बराबर है मोड के, तो फिर ऐसे में मीडियन भी जनरली बराबर ही होगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चित्र है, और इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। बाय द वे आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान नहीं आती तो आपको एक मोड का सूत्र याद होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एक फॉर्मूला होता है मोड का। अब आपको जैसे मोड है उसकी जगह पे आप 5 रख दीजिए, 3 और 3 मीडियन की जगह आप m रख दीजिए, -2 और मीन की जगह आप 5 रख दीजिए। यहाँ 5 बराबर 3m माइनस 10, और ये माइनस का 10 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, और इसके बाद अल्टीमेटली 15/3 करके m की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो कैसे भी आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन में मीडियन भी आपको 5 ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया क्योंकि ये उस ज़माने में भी आउट ऑफ सिलेबस था, आज के भी ज़माने में आउट ऑफ सिलेबस है। ये आपके एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर होता है, या एक TFD चैप्टर कहलाता है बेसिकली, थ्योरेटिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, TFD थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर कहलाता है। मैं बता देता हूँ ऐसे टाइम पास। एक परीक्षा है, उस परीक्षा में छात्र ने जो अंक प्राप्त किए वो हैं 80, मतलब यूँ समझो कि स्कूल है, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चों का हमने स्कोर देखा, एवरेज आउट किया तो वो 80 आया, और ये भी कि स्टैंडर्ड डिविएशन 20 आया, हमने सारे बच्चों को देख लिया। अब हमने एक बच्चे को रैंडम उठाया, उस बच्चे का 96 स्कोर है, अच्छी बात है, मतलब एवरेज से उसका ज़्यादा स्कोर है। तो बताइए उसका मानक स्कोर या जेड स्कोर क्या होगा। तो जेड के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता था, मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, या मीन की जगह आप x भी बोल सकते थे, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। कि सर अब क्या हुआ,
सिंपल समझो, पूरे स्कूल का जो पॉपुलेशन मीन आया है, पूरा स्कूल का जो एवरेज आया है वो 80 आया है, और स्टैंडर्ड डिवीजन आया है 20 आया है, और उस बच्चे का जो स्कोर आया है वो आया है 96। ठीक है, तो 96 में से 80 गया, आपका आ गया 16, 16 बटा हुआ 20, और इसको सॉल्व करने पे आ गया 0.8। फिर क्या होता, ये आपका जेड स्कोर आया, इसको एक जेड टेबल होती है उसमें देखा जाता है, और फिर देखा जाता है कि इसने एवरेज से आउट मतलब अच्छा परफॉर्म किया, यानी इसकी परफॉर्मेंस में और एवरेज बच्चे की परफॉर्मेंस में अच्छा खासा अंतर है या नहीं, ये चीज़ सत्यापित होती है जेड की टेबल वैल्यू देख के। अपने को वहाँ तक नहीं जाता, इसका आंसर आता तो 0.8 आता। क्वेश्चन तब भी आउट ऑफ सिलेबस था, अभी भी आउट ऑफ सिलेबस है। जब अपन 2025 वाले एग्जाम के लिए जा रहे हैं तब भी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो 0.8 इसका आंसर था। सॉरी, मीन डिविएशन इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन लगभग हर बार वो पूछता है। ठीक है, आपको देखो ये याद होना चाहिए, 9 QD बराबर 7.5 MD बराबर 6 SD। ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है जो देखने को मिलता है। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, 1.5 का भाग लगा देते हैं, तो इसको यूँ भी पढ़ सकते हो आप 6 QD, अगर आपको ये याद होता हो या ये याद कर रखा हो तो 6 QD बराबर 5 MD बराबर 4 SD। ये दोनों एक ही बात है, एक ही चीज़ को कहने के दो तरीके हैं, और इससे आप अलग अलग तरह के 9 फॉर्मूले बना सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में एक तो ऊपर MD मुझे दिखाई दे रहा है और एक ऑप्शन में मुझे SD दिखाई दे रहा है, तो मुझे MD और SD के बीच का रिलेशन उठाना है। तो मेरे लिए ये हिस्सा काम का नहीं है, मेरे लिए ये हिस्सा काम का है, और वो ये है कि 5 MD का मान 4 SD के मान के बराबर होता है, या मैं यूँ कह दूँ कि MD का मान 4/5 SD के बराबर होता है। ये कैसे हुआ, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला गया। तो मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा हूँ कि MD का मान 4/5 SD के बराबर होता है। कई बार क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन में हमें उलझा देगा, जैसे 4/5 को अपन 80% कह सकते हैं, तो MD का मान 80% ऑफ SD के बराबर होता है। तो अभी तो खैर मुझे C मिल गया है, सामने सामने ये दिख गया है। और कभी कभी वो क्या करेगा, आपको SD का मान दे देगा। सपोज करो आपको SD का मान दे दिया 50, तो आप समझ जाना, इसको सॉल्व करके आप समझ जाओगे कि MD का मान उसमें 40 रहा होगा। तो एक चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे आपको बस एक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, फिर आपकी प्रैक्टिस है, और एन मौके पे याद आने वाली बात है कि आपको याद आता है या नहीं। विच इज़ द बेस्ट एवरेज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर आप इंडेक्स नंबर की गणना करते हो तो सबसे अच्छा ज्योमेट्रिक मीन माना जाता है। ये बात अलग है कि सरलता की दृष्टि से अपन अर्थमेटिक मीन का यूज़ कर लिया करते हैं, पर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आपको गुणोत्तर माध्य यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वस्तु है राइस, उस राइस का प्राइस रिलेटिव निकाला 120। एक चीज़ है वीट, उसका प्राइस रिलेटिव निकाला 110, और एक है मान लीजिए पल्सेस, उसका आपने प्राइस रिलेटिव निकाला 125, जिसका मतलब भी आप समझते हो कि चावल 20% महंगा हो गया, गेहूं 10% महंगा हो गया, और दालें 25% महंगी हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हम इनका सिंपली एवरेज कर देते हैं, 120 + 110 + 125 डिवाइडेड बाय 3, यानी हम कहीं ना कहीं अर्थमेटिक मीन से निकाल देते हैं। पर सही तरीका ये था कि आपको 120 × 110 × 125 है ना, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल के करते तो आप एक ज़्यादा अच्छी वैल्यू पे पहुंचते। खैर इतनी सी बात थी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम एकाकी व्यापारी की बात करें तो एकाकी व्यापारी ट्रेडिंग बनाता है, P&L बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। अगर एकाकी व्यापारी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाता है। अगर आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो तो वो इन अकाउंट के अलावा P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाता है। लेकिन मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी ये चीज़ें बनाती है। कंपनी एक बनाती है बैलेंस शीट, कंपनी दूसरी बनाती है इनकम स्टेटमेंट, या जिसको स्टेटमेंट ऑफ P&L बना बोल सकते हैं। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है। कंपनी अपने कैश की पोजीशन को जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। और जब वो इन चीज़ों को बनाती है तो एक वो देती है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको अपन नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। मतलब क्या, जैसे ऑब्वियस सी बात है, हमने P&L स्टेटमेंट बनाया होगा तो डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो डेप्रिसिएशन हमने किस मेथड से लगाया।
अगर हमने स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो स्टॉक का वैल्यूएशन किस मेथड से किया, अगर हमने इन्वेस्टमेंट दिखाया है तो इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट वैल्यू पे दिखाया है या मार्केट वैल्यू पे दिखाया है, तो ये सब बातें हमें नोट्स टू अकाउंट्स में बतानी पड़ती हैं, ठीक है। और इसके अलावा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर आपकी इक्विटी में ओनरशिप में परिवर्तन आया है तो उस चेंज का भी आपको स्टेटमेंट बनाना होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, कहता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं है, P&L मैंने यहाँ लिखा है, बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, और फिर आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर दोगे कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट ये जो चीज़ें होती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती। डी आंसर होगा। नेक्स्ट, रिवाइज्ड स्केड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस जमाने के लिए तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ये 2013 का पेपर है, उस समय कंपनीज एक्ट आया ही था। तो कंपनीज एक्ट कब से लागू होगा, या कंपनीज एक्ट जब ये आया सॉरी, तो उसमें शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट के फॉर्मेट दिए गए, P&L के फॉर्मेट दिए गए, तो आपको बताना पड़ेगा कब से ये लागू होंगे। तो 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद ये लागू होंगे। कंपनियों ने उसमें एक्ट में ये भी लिखा था कि आपको इसे तुरंत प्रभाव से लागू नहीं करना, क्योंकि उस समय एक शेड्यूल 6 पहले ही चल रहा था, और वो शेड्यूल 6 का जो फॉर्मेट थे वो भी स्टैट्यूटरी फॉर्मेट थे। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आउटडेटेड हो गए, इसीलिए बाकायदा तारीख दी गई कि 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने जो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में फॉर्मेट दे रखा है उसको फॉलो करेगी, और कंपनी जब स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएगी तो शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में, ध्यान देना पार्ट 2 में जो P&L दे रखा है उसे फॉलो करेगी, और ये इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद से है, ठीक है। चलिए, तब से ही मतलब ये फॉर्मेट चला आ रहा है। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज 100% स्टेटमेंट टेक्निक। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आपका जो कॉमन साइज एनालिसिस होता है, आपको याद होगा कि कॉमन साइज एनालिसिस करते समय हम एक चीज़ को 100 मान लेते हैं, या तो हम सेल्स को 100 मान लेते हैं, और फिर हम बाकी सारी आइटम्स को उसको इर्द गिर्द निकालते हैं कि हमारा मटेरियल कंज्यूम कितना है, कि मान लो 50% की, हमारा वेजेस कितना है कि 10%, की हमारा प्रॉफिट कितना है कि 10%। उसमें बेसिकली हम सेल्स को 100 पकड़ के चलते हैं। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट की जो टोटल होती है हम उस टोटल को 100 पकड़ के चलते हैं। अगर मैं ये स्क्रीन पे जो एग्जांपल आप देख रहे हो उसको बताऊं, जैसे एक कंपनी की बैलेंस शीट की टोटल 60 लाख थी, अगले सीजन में 70 लाख थी, लेकिन हमें इसको कंपेयर नहीं करना है। अगर हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस 60 लाख को 100 मान लेंगे, 60 लाख को 100 मान लेंगे, फिर ये कैलकुलेट करेंगे कि 21 लाख अपॉन 60 लाख कितना होता है, यानी 21 लाख अपॉन 60 लाख कितना होता है, तो हमें पता लगेगा 35% होता है। फिर हम इसको निकालेंगे 6 को, तो कैसे निकालेंगे, 6 लाख 60 लाख का कितना परसेंट होता है, तो पता लगेगा 10% होता है। फिर हम ये निकालेंगे कि 20,40,000 60 लाख का कितना परसेंट होता है, यानी कौन हमारी टोटल का कितना परसेंट होता है वो। तो ये जो होता है इसे 100% स्टेटमेंट टेक्निक भी कहते हैं, इसको कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं, और बेसिकली ये एक तरह का स्टैटिक एनालिसिस होता है। इवन हमें इसमें 2 फिगर्स की ज़रूरत भी नहीं होती, हम एक सिंगल स्टैंड अलोन सिंगल फिगर की मदद से कॉमन साइज एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, इसका आंसर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक। ब्रेक इवन एनालिसिस ये टेक्निक होती है, कैश फ्लो एनालिसिस होती है, फंड फ्लो एनालिसिस होती है, तो फिर इस क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आंसर आएगा, ठीक है। आपको ये मेथड सारे याद करके जाने हैं। पहले 3 जोड़े से याद कीजिए, मैं हमेशा ऐसे ही याद कराता हूँ, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस। एक्चुअली 12th क्लास में ये तीनों एक चैप्टर में होते हैं। फिर रेशियो एनालिसिस के ऊपर अलग चैप्टर होता है, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, और ब्रेक इवन एनालिसिस भी भले 12th में नहीं होता, लेकिन ये फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक है, तो इसमें तो फिर नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में डायनेमिक एनालिसिस होता है, हाँ जी होता है।
स्टैटिक एनालिसिस होता है, हाँ जी होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस होता है। तो सोता है सारा कुछ, तो ऑल ऑफ द अबव। सर ये क्या चीज़ होती है? जैसे आप देखो, आपको 2022 के आंकड़े दे रखे हैं, फिर 23 के दे रखे हैं, फिर 24 के आंकड़े दे रखे हैं, मान लो 25 के आंकड़े भी दे रखे हैं। आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते जा रहे हो। तो जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, मैंने अगली स्लाइड में सारे टाइप्स दे रखे हैं, सबके मीनिंग भी बता रखे हैं, पर अभी इसको कंप्लीट करने के लिए, जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो या ट्रेंड एनालिसिस करते हो, तो कहीं ना कहीं आप डायनेमिक एनालिसिस करते हो। और जब आप कॉमन साइज एनालिसिस करते हो, तो आप एक तरह का स्टैटिक एनालिसिस करते हो। एनालिसिस जब बाहर के लोग करते हैं, जिनकी हमारी बुक्स तक पहुंच नहीं होती, जो हमारी बुक्स को डायरेक्टली देख नहीं सकते, जो हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे बैंक वाले हुए, इन्वेस्टर्स हुए, वो जो एनालिसिस करते हैं वो एक्सटर्नल एनालिसिस है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो जो एनालिसिस करता है, तो डायरेक्ट उनके पास बुक्स होती हैं, डायरेक्ट उनका सूचनाएं, डेटा सब कुछ होता है, तो वो जो करते हैं वो इंटरनल एनालिसिस होता है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये सारे टाइप्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ओनली कैश फ्लो इनफ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ ओनली कैश आउटफ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ ओनली कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। अब एग्जाम में क्या होता है कि मुझे लगा ये नहीं है, और ये है, ये बस हो गया, डी को मैं पढ़ने की जहमत नहीं उठाता। ऐसा नहीं करना। एग्जाम में आपको एक बार तो सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। पढ़ते पढ़ते समय कुछ को रिजेक्ट, कुछ को सेलेक्ट, कुछ को होल्ड पे डालते जाना चाहिए, लेकिन पढ़ने सारे ही चाहिए। चौथा है स्टेटमेंट ऑफ नॉट ओनली कैश बट ऑल्सो कैश इक्विवेलेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। ओके, सिंपली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि पहले हमारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने थे, और अब हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं, और इन दोनों में जो अंतर आया वो अंतर क्यों आया। यानी पहले हमारे पास जो पैसा पड़ा था और अभी जो हमारे पास पैसा पड़ा है, चाहे वो घटा है या बढ़ा है, तो वो किन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ा है। तो याद रखिएगा कि न केवल कैश को बल्कि कैश इक्विवेलेंट को। ये इसे कैश इक्विवेलेंट को यूँ मान लो, जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना, ये तो मेरा भाई है और ये मेरे भाई जैसा है, तो कुछ तो रोकड़ होता है और कुछ रोकड़ तुल्य होता है। तो हम उन दोनों का में ही हो रहे चेंजेस को देखते हैं। तो डी इसका आंसर आएगा। ये मैंने कैश फ्लो का परफॉर्मा दे रखा है स्टेटमेंट का, आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। ट्रेजरी बिल, जिनको टी बिल भी कहते हैं, ये कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हाईली लिक्विड होते हैं, लेस रिस्की होते हैं, तुरंत कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, वो आपके कैश इक्विवेलेंट होते हैं। ट्रेजरी बिल इज़ वन ऑफ देम। डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट, या जिनको सीडीज़ बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये भी कैश इक्विवेलेंट होते हैं। कमर्शियल पेपर, जिनको सीपीज कहते हैं, ये भी कैश इक्विवेलेंट होते हैं। नन ऑफ द अबव आ जाए या कभी आ जाए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या तो कुछ भी आ सकता है वैसे, पर ये तीनों हैं तो बात ही खत्म हो गई। इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। वैसे कभी कभी आपको बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ ऐसा वैसा इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल सकता है, तो अपने को तो नाम याद रख लेने हैं। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये तीनों नाम तो आए। मनी मार्केट फंड्स और सेविंग अकाउंट्स, ये सारे के सारे कैश इक्विवेलेंट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेज। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, पर फिर भी ये क्वेश्चन करने के लिए अच्छा है, समझने के लिए अच्छा है। देखिए, इसमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 2012, और यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 2013। तो मैं अगर एक आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के बताऊँ, क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें तो इसमें बताने जैसी लगी। 2012 का अंत कहो या 2013 की शुरुआत कहो, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस BD कि एट द बिगिनिंग हमारे पास 34,000 के इन्वेस्टमेंट थे। फिर यहाँ लिखा मैंने बाय बैलेंस CD 31/12/2013, 2013 के अंत में हमारे पास 28,000 के इन्वेस्टमेंट थे। तो ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू आपको दे रखी है। फिर इन्होंने बताया ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान कंपनी ने 40% ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। खुद ने बोला बेचा, तो मैं एक एंट्री करता हूँ कैश टू इन्वेस्टमेंट, इन्होंने बेचा है, ये उसकी एंट्री है। एक मैंने एंट्री करी इन्वेस्टमेंट टू P&L, क्योंकि इनको प्रॉफिट हुआ है। अब देखो, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थे 34,000 के, अगर आप 34,000 का 40% निकालो, 4 × 12 4 × 16, 13,600, तो 13,600 रुपये की चीज़ को 8,400 रुपये का मज़ा लेकर
इन लोगों ने 22,000 में बेचा है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट को 22,000 में बेचा है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ भी था। तो खैर इन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेचा है, पोस्टिंग करोगे तो आपको 22,000 रुपये की ये सेल की एंट्री आपने चढ़ा दी, और आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के डीआर में जाके 2 P&L में जाके आपने ये एंट्री कर दी। फिर क्या होता, फिर इससे एक मिसिंग फिगर आ जाता। वो कैसे आता, आपका क्रेडिट साइड का जोड़ हो गया 50,000 रुपये, तो आपको डेबिट साइड का जोड़ 50,000 करना पड़ेगा। तो ये आपके पास जोड़ हो रही है 42,400, गैप आएगा 7,600, यहाँ पे आएगा टू कैश, इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर, और इसका मतलब ये निकलेगा इन्वेस्टमेंट परचेज। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली दो चीज़ें हुई है, एक चीज़ से पैसा आया है, एक चीज़ से पैसा गया है। अगर मैं कहूँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बेचने से कितना पैसा आया है तो 22,000 आया है, और इन्वेस्टमेंट को परचेज़ करने से क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट को परचेज़ करने से इनका 7,600 रुपया आया है। तो इनके पास नेट इनफ्लो जो हुआ है, इनके पास जो नेट इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 14,400 का। तो कहीं इस क्वेश्चन में 14,400 ऑप्शन ही नहीं था, और इन्होंने पूछा यह था कि बताओ कितना कैश यूज़ हुआ। तो अगर कैश केवल यूज़ देखें तो 7,600 हुआ, तो 7,600 भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था, इसलिए इनको डिलीट करना पड़ा। तो ये तीन चीज़ें पूछ सकते थे। फर्स्ट ये पूछ सकते थे इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा, तो मेरा आंसर है 22,000 में बेचा। अगर ये पूछते कि नए इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे गए, तो खाता बना के मैं बताता कि हमने 7,600 रुपये के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं। और अगर ये पूछते नेट इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ, तो मैं बोलता कि नेट इनफ्लो आपका 14,400 हुआ। तो अपना तो क्वेश्चन तैयार करने से मतलब है, अपन एक पुराना पेपर, आया हुआ पेपर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल रहता है, टफनेस लेवल रहता है। हालांकि देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं करा रहा हूँ, लेकिन देखिए ये पेपर सेटर 2013 में था। आज कोई ज़रूरी नहीं है कि 2025 में यही पेपर सेटर होगा और यही पेपर सेट करेगा और उसका माइंडसेट वैसा ही होगा। नया खिलाड़ी, नया गेम, नया दिन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ठीक है, आप तो बस अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है क्या, या एटलीस्ट जो इनका एक बेसिक स्टैंडर्ड लेवल रहा है मैं उस स्टैंडर्ड को मैच करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो बात पता चलती है। बाकी कोई ये पुराने क्वेश्चन नए की गारंटी होती ही नहीं है। इसके बाद है एक सामग्री का औसत वार्षिक उपभोग 36.5 रुपये इकाई मूल्य पर 18,250 इकाइयाँ हैं। संग्रहण लागत एवरेज स्टॉक का 20% है। एक आदेश देने की लागत 50 रुपये है। एक बार में खरीदी जाने वाली आर्थिक आदेश मात्रा। ओके, हमें पता है कि EOQ क्या होता है। EOQ हमें सजेस्ट करता है कि हमें एक बार में कितनी यूनिट मंगानी चाहिए। थोड़ा मैं बोल दूं, देखो 18,250 यूनिट्स हमारी डिमांड है या कहें रिक्वायरमेंट है। हम चाहें तो एक बार में भी मंगा सकते थे, 2 बार में भी मंगा सकते थे, 3 बार में भी मंगा सकते थे। तो हमें एक बार में कितनी यूनिट्स मंगानी चाहिए, इसके लिए होता है EOQ। इसका फॉर्मूला बहुत तरीके से लिखा जाता है, पॉपुलरली 2CO/UI। यहाँ पे मैं H लिख देता हूँ। ओके, समझते हैं। यहाँ 2 से तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। C से क्या मतलब है, C से मतलब होता है कंजम्पशन या रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट है 18,250 यूनिट्स। रुपए में नहीं लिखते, यूनिट्स में लिखते हैं। O से मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर की कॉस्ट। आपकी एक ऑर्डर की कॉस्ट है 50 रुपये। और H या UI से मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट। एक्चुअली क्या है, आपकी जो चीज़ है, मान लीजिए कि आप एक कोई खिलौना खरीद के लाते हैं और वो 36.5 रुपये का है और उसकी स्टोरेज कॉस्ट है 20%। तो 36.5 का 20% होता है 7 रुपये 30 पैसे। तो यहाँ आपको 7 रुपये 30 पैसे लिखने हैं। ठीक है, फिर अब थोड़ा सा टफ है कैलकुलेशन करना, पर टफ है जो है। ठीक है, आप इसकी पॉइंट रिमूव कर दीजिए और पॉइंट रिमूव करके आगे आप 2 जीरो बना दीजिए। ठीक है, और फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर 73 से आप काटिए तो 73 दूनी 146 हो गए, और फिर 36 बचेंगे 365 हो गए। तो ये आ जाएगा कटकुटा के। ठीक है, ये 500 है और ये 500 है। 55 25 1 2 3 4 सॉल्व करने पे इतना आएगा और पूरा सॉल्व करने पे इतना आएगा। 500 यूनिट्स की सर क्या निकला, इससे ये निकला कि हमें एक बार में 500 यूनिट मंगानी चाहिए।
अगर हम एक साल में इतने खिलौने बेच लेते हैं तो भी हमें इतने सारे खिलौने एक साथ नहीं मंगाने चाहिए। हमें 500 यूनिट 500 यूनिट 500 यूनिट करके हमें थोड़ा 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 करके माल मंगाना चाहिए। 500 यूनिट्स इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग अ जॉब इज़ 40 आवर्स, वेज रेट इज़ 2 पर आवर, एक्चुअल टाइम टेकन इज़ 30 आवर्स, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर द होलसेल स्कीम। ये आपका कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कॉस्टिंग के अंदर वेजेस वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। यूँ समझो कि आपको एक टास्क पूरा करने के लिए 40 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन आप इतने अच्छे काम करने वाले हो कि आप 30 घंटे में ही वो काम पूरा कर देते हो। ऐसा करके आप संस्था के 10 घंटे बचा लेते हो। पहली बात तो आपको 30 घंटे जो आपने काम किया है 2 रुपये के हिसाब से 60 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। इसे हम कहेंगे टाइम वेजेस। 30 घंटे में आपने काम पूरा कर दिया। अब जो आपने टाइम सेव किया, टाइम सेव्ड इंटू RPH इंटू 50%, ये आपका फॉर्मूला है हॉल से। हॉल से जब किसी से खुश होता है और उसको बोनस देना चाहता है तो वो देखता है कितना समय बचाया है, 1 घंटे का क्या रेट है, और उसका आधा बेनिफिट उसको दे दिया जाता है सामने वाले को। तो सामने वाले ने वैसे देखा जाए तो हमारे 20 रुपये की बचत की है और हम उसको आधा बेनिफिट दे देंगे, यानी 10 रुपये हम उसको देंगे। तो मैंने पहले कह दिया कि 60 रुपये तो मैं उसको दूंगा ही दूंगा, 10 रुपये मैं उसे और दूंगा, टोटल मैं उसको 70 रुपये दूंगा। बात अब मज़ेदार ये है कि वो घर जाके क्या बताएगा। वो घर जाके बताएगा कि मैंने 70 रुपये कमाए हैं 30 घंटे में, 70 रुपये कमाए हैं 30 घंटे में। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 10, 3 तरीका 9, ये आपकी आ गई। इसको बोलते हैं इफेक्टिव RPH। समझने का क्या है मैटर, ऑल्दो हमें देखने पे लगता है कि हम लेबर को 2 रुपये पर आवर दे रहे हैं, या लेबर ये सोचता है कि मैं 2 रुपये पर आवर कमा रहा हूँ, लेकिन उसकी मेहनत की वजह से वो वास्तव में 2.33 रुपी अर्न कर रहा है। इफेक्टिव RPH 2.33 है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 200 यूनिट इज़ 1600 रुपये, फॉर 400 यूनिट द कॉस्ट इज़ 2000 रुपये। गौर कीजिए, ये मैंने पूरा सॉल्यूशन आगे वाली स्लाइड पे दिया है, पर एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। जब आपने 200 इकाइयाँ बनाई तो आपका 1600 रुपये का खर्चा आया, और जब आपने गौर कीजिए कि प्रोडक्शन लगभग डबल कर दिया, आपने प्रोडक्शन डबल कर दिया तो आपका खर्चा डबल नहीं हुआ, आपका खर्चा 2000 रुपये रहा। इसमें 2 गौर करने वाली बातें हैं। आपका खर्चा अगर 1600 रुपये से पूरा 3200 हो जाता तो इसका मतलब है कि आपका खर्चा 100% वेरिएबल है और उसके अंदर फिक्स कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा होता कि पहले भी खर्चा 1600 होता और बाद में भी खर्चा 1600 होता तो मैं कहता कि आपका पूरा खर्चा फिक्स है, वेरिएबल कुछ भी नहीं है। लेकिन ये के अंदर चेंज आया है, ये के अंदर चेंज आया है, थोड़ा सा चेंज आया है, नॉट 100%, थोड़ा सा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों तरह के कंपोनेंट हैं। और जब दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट को अलग करने का फॉर्मूला होता है विश्वजीत छतवानी पर यूनिट, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, VC। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। यानी कॉस्ट में क्या अंतर आया और यूनिट में क्या अंतर आया उसको देखो, और इससे आपको पता लगेगा कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये यूनिट है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछी थी, इसने फिक्स कॉस्ट पूछी थी। तो 200 यूनिट जब बनाए होंगे तो 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट रही होगी, और 1600 में से 400 हटा दो तो बाकी 1200 रुपये की फ़िक्स कॉस्ट रही होगी। कि सर समझ नहीं आया, पहले सीज़न में 400 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट रही होगी, इसका मतलब बाकी की 1200 रुपये फ़िक्स कॉस्ट रही होगी। और दूसरे सीज़न में जब 400 यूनिट बनाए गए थे तो 800 रुपये वेरिएबल कॉस्ट रही होगी, और उस ज़माने में भी 1200 रुपये फ़िक्स कॉस्ट रही होगी। फ़िक्स कॉस्ट हमेशा फ़िक्स होती है, 1200 रुपये है। पूरा डिटेल्ड आंसर यहाँ पे और मैंने लिख रखा है, आप आराम से तसल्ली समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला ऑप्शन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन नहीं मिल पा रही, दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप करके PDF मंगा लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। अगेन कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। बैड डेब्ट्स कहाँ जाता है, सेलिंग ओवरहेड में दिखाया जाता है। फ्री सैंपल को भी
सेलिंग ओवरहेड में दिखाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन को कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ये एक वित्तीय खर्चा है और वित्तीय खर्चा कॉस्ट शीट में नहीं दिखाया जाता। ऑफिस के चार्जेस आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आते हैं, तो ये वाली आइटम जो है ये आपकी कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो कहता है मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या मतलब होता है? बही और खातों की जांच करना, विभिन्न लेन देनों को बही और खातों में लिखना। कई बार अपने को ऑल ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव ये सेफ ऑप्शन लगता है, लेकिन कुछ जगह पे आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ऑडिट का काम अकाउंट्स बनाना या अकाउंट्स को लिखना नहीं है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अकाउंटेंट का काम है लेखा पुस्तकों को लिखना, ऑडिटर का काम होता है उनकी जांच करना। तो इसका आंसर ए आएगा, जांच करना। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ट्रू। क्या सही नहीं है? इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट को पहचान रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि 4 में से 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, फिर लाइन से चलने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड पे रखने की आदत डालो। जैसे स्पेशल ऑडिट ऑफ एनी कंपनी इज़ कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो थोड़ा डीप में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप मानेंगे कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी कंपनी की शिकायत आने पे अगर उनको लगता है कि वहाँ मिसमैनेजमेंट है, वो इंडस्ट्री के लिए डेंजर कर सकती है, वो इंसॉल्वेंट हो सकती है, तो वो उनका स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। ये बात ट्रू है। इसके बाद है इफ़ एन ऑडिटर इज़ टर्मिनेटेड बिफोर टाइम ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट हिज रेम्यूनरेशन फॉर द होल पीरियड। ये बात भी सही है। ऑडिटर का जो रिमूवल वाला सेक्शन है, अगर आप बिना कारण, बिना बात, बिना नोटिस उसे ऑडिटर को यकायक हटा देते हो तो उस अवधि का भी आपको उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। ये बात जो लिखी है वो ट्रू है। कंपनी ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 224 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। उस ज़माने के हिसाब से ये सही था। आज के लिए आपकी सेक्शन 139 है और आपका कंपनीज एक्ट 2013 है। इस तरह से लाइन लिखी है तो ये ट्रू है। और इसके बाद लिखा है एन ऑडिटर कैन नॉट फाइल स्यू फॉर हिज रेम्यूनरेशन। एक अंकेशक अपने पारिश्रमिक के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो ये जो लिखा है वो फॉल्स लिखा है। अगर कोई कंपनी रेम्यूनरेशन देने से इनकार करती है तो सीए बाकायदा कोर्ट को कह सकता है कि साहब ये मुझे फ़ीस नहीं दे रहे मेरी जो तय हुई थी, और रेम्यूनरेशन के लिए स्यू कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। तो ये जो डी है ये असत्य कथन था। और ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। 139 से लेके 148 तक की धाराएं। 139 अंकेशक की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति से संबंधित है। 140 अंकेशक को हटाने और त्यागपत्र वाले मामलों से संबंधित है। 141 में उसकी एलिजिबिलिटी या अगर वो कब एलिजिबल है और कब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उससे संबंधित है। 142 उसके रेम्यूनरेशन से संबंधित है। 143 में उसके क्या अधिकार, क्या कर्तव्य होंगे वो है। 144 में है कि वो कौन सी नॉन ऑडिट सर्विसेज नहीं दे सकता। 145 में ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने की जिम्मेदारी उसकी है। 146 में जनरल मीटिंग अटेंड करना उसका अधिकार है या कर्तव्य है, इस बारे में बताया गया है। 147 में बताया गया है कि अगर वो इन धाराओं या नियमों का पालन नहीं करता तो क्या पनिशमेंट्स हो सकते हैं। और 148 कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। तो ये धाराएं तो आपको लाइन से अच्छे से याद करनी है। ठीक है, उस ज़माने में 233 पुराने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 233 होता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देता था, और 233A। और अब नए एक्ट में उसका एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट तो नहीं आया है, लेकिन सेक्शन 210, 212 और 143(11) इन्हीं चीज़ों से संबंधित है। और एक नाम आप याद रख लीजिए, SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, विच इज़ नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज। मीडियन मैथ से निकाला जाता, मीडियन पोजीशन से निकाला जाता है। आपको देख लो, भले आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो प्लस माइनस अपॉन वगैरह यूज़ करते हो, ज्योमेट्रिक मीन में स्क्वायर रूट यूज़ करते हो, हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल निकालते हो, कहीं ना कहीं मैथ्स इन्वॉल्व है। मीडियन पोजीशन देख के निकाली जाती है, आपको याद कर लेना है। एक होते हैं मैथ्स के बेस पे एवरेज, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये मैथमेटिकल एवरेज है। पोजीशन देख के निकाले जाते हैं, वो होते हैं मीडियन और मोड। और कुछ कमर्शियल एवरेज होते हैं, मूविंग एवरेज, ये स्टॉक मार्केट में बहुत काम आता है, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेज। इसके अलावा मीन, मीडियन, मोड की कुछ खासियतें दे रखी है स्लाइड पे, आप अच्छे से और ज़रूर से याद करना।
हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोज़ बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराए गए हैं। इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं। कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं। टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 26वां, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द कंपनी ऑडिटर इज जनरली अगर देखा जाए कि भाई कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है तो वो शेयर होल्डर्स इसका आंसर होना चाहिए। और अगर बात करें भाई कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। और अगर ये कहें कि भाई गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है तो CAG करता है ना, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि भाई कंपनी, अभी मैंने बताया तो है नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी है कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। तो जैसे मैंने बताया शेयर होल्डर भी करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी करते हैं एंड C&AG भी करता है। तो इन दोनों को कवर अप करने के लिए हमें उपयुक्त सभी इसका आंसर देना होगा। वैसे ये चार्ट बना हुआ है, इसमें आप अच्छे से याद कीजिए, इसको 4 टुकड़ों में याद कीजिएगा। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो फेल हो जाए तो कौन करते हैं, शेयर होल्डर। इसी तरह गवर्नमेंट कंपनी में कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनी में आपका जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट C&AG करेगा, और C&AG नहीं कर पाएगा तो बोर्ड करेगा, और बोर्ड नहीं करेगा तो शेयर होल्डर करेंगे। और बाद में सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी प्रथम अंकेशक के बाद जो उत्तरवर्ती अंकेशक होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी नियुक्ति शेयर होल्डर करेंगे, और गवर्नमेंट कंपनी के मामले में C&AG करेगा। तो ये चार्ट आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, कम से कम इससे 15 से 20 MCQ आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। द ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हॉन्ट, द केस इन विच द डिसीजन वाज गिवन इज। बहुत ही फेमस लाइन है, ऑडिट पढ़ते समय ये लाइन तो हर बच्चा सुनता ही सुनता है कि एक अंकेशक जो है उसकी हैसियत एक रखवाली करने वाले कुत्ते की है, न कि एक शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ता क्या करता है, झपट पड़ता है। तो एक अंकेशक को अपने क्लाइंट पे, उसकी पुस्तकों पे झपट नहीं पड़ना है, उसको ये दिमाग में शक के साथ नहीं जाना है, और जाते ही कुछ चीर फाड़ नहीं करनी है, उससे सावधान रहना है, सावधानी से अपना कार्य करना है। किंगस्टन कॉटन मिल्स मुकदमे में ये बात न्यायाधीश लोप्स ने कही थी कि अंकेशक को अपना कार्य सावधान रहकर जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक शिकारी कुत्ता नहीं है, उसकी हैसियत एक रखवाली करने वाले कुत्ते की है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्रिकेट टीम विनिंग अ मैच एट मुंबई। मान लीजिए कि इंडिया की टीम है और वो एक मैच खेल रही है, मुंबई में वो जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और ये कि आगरा में वो हारेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विनिंग एटलीस्ट 1 मैच, कम से कम एक मैच तो अपन जीत जाएं। ये किसी ज़माने में था कि इंडिया की टीम कभी कभी हारा करती थी, कभी जीता, अभी तो बहुत जीता करती है। खैर, कम से कम हम एक मैच तो जीत जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों बताता हूँ आपको। देखिए, M का मतलब है मुंबई और A का मतलब है आगरा। देखो हमारे साथ क्या हो सकता है हम दोनों मैच जीत जाएं,
हो सकता है हम मुंबई जीतें और आगरा हार जाएं। होने को ये भी हो सकता है कि हम आगरा जीत जाएं और मुंबई हार जाएं। देखो ये तीनों केस थोड़े से सुकूनदायक हैं। हम दोनों मैच जीत जाएं, एक मैच जीत जाएं, एक मैच जीत जाएं। हमें सबसे ज़्यादा चिढ़ इसमें मचेगी कि हम मुंबई का मैच भी हार जाएं और हम आगरा का मैच भी हार जाएं। लेकिन ये वो 4 स्थितियां हैं जो हो सकती हैं। मैं लंबे रास्ते से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मुंबई 2/5, आगरा 1/7 है आपके हारने की, तो 6/7 है आपके जीतने की। तो ये है 12/35। ये 12/35 किसका आंसर है? ये यूं भी याद रख लीजिए, इसमें और मैं आपके क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। दोनों मैच जीतने की प्रायिकता होती 12/35। अच्छा, मुंबई में जीतें और आगरा में हारें तो 2/35। तो 2/35 अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता केवल मुंबई का मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, तो आपका आंसर 2/35 होता। आगरा ये मैंने जीत लिखी है, ये आगरा की जीत और मुंबई में हार, तो 2/5 तो है जीतने की, तो 3/5 है हारने की। तो 18/35, 18/35 क्या है? केवल आगरा वाला मैच जीतने की प्रायिकता 18/35। लेकिन आप गौर कीजिए, इन तीनों दशाओं में हम कम से कम एक मैच तो जीत रहे हैं। एक जीत रहे हैं या 2 जीत रहे हैं, लेकिन कम से कम एक तो जीत रहे हैं। तो 12 और 2 14, 14 और 18 32, तो 32/35 प्रायिकता है कम से कम एक मैच जीतने की। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता कि हम मुंबई का मैच हार जाते, 3/5, और आगरा का मैच भी हार जाते 1/7। तो 3/35 क्या है? 3/35 है दोनों मैच हारने की। तो पहले तो मैंने 4 क्वेश्चनों के आंसर दे दिए। इस क्वेश्चन को करने का जो शॉर्ट तरीका है, जिस बच्चे को आता है वो कहेगा सर आप टाइम पास क्यों कर रहे हो। आपको ये करना चाहिए था कि जब भी कम से कम एक मैच जीतना हो ना, तो आपको एक में से दोनों मैच हारने की प्रायिकता को माइनस कर देना चाहिए था। एक टोटल को दर्शाता है और इसमें से 3/35 है दोनों मैच हारने की, तो 32/35 है कम से कम एक मैच तो हमारी झोली में होगा। तो आप इसको इस प्लस प्लस वाले रास्ते से भी निकाल सकते हो। अगर आपको आता है तो आप एक माइनस दोनों मैच हारने की प्रोबेबिलिटी हटा के भी इसका आंसर कर सकते हो। तो 32/35 इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट है 15,000 रुपये, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 3,000 रुपये। तो आप सोचिए, है ना, ये कैपिटल बस्टिंग का न सिर्फ एक क्वेश्चन है बल्कि आपको बताता भी है कि किसी प्रोजेक्ट में जाते समय बंदा क्या सोचता है। 15,000 हमें प्रोजेक्ट में लगाने हैं, 3,000 रुपये हमें वापस मिल जाएंगे। इसमें डेप्रीसिएशन और टैक्स से पहले 5 वर्षों में हम इतने इतने रुपये कमाएंगे। मतलब हमने प्रोजेक्शंस निकाल दिए, हमें लगता है हम इतना इतना रुपये कमाएंगे, ठीक है। टैक्स हमारे ऊपर 50% होगा और डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया जाएगा। तो पहले मैं आपको डेप्रीसिएशन बता दूं, कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। जैसे 15,000 रुपये हम लगाएंगे, 3,000 हमें वापस मिलेगा, मतलब 12,000 रुपये ख़त्म हो गया 5 साल के अंदर। तो हमारा डेप्रीसिएशन हो गया 2,400 रुपये पर एनम, ठीक है। हर साल हमारा वो असेट जो है वो 2,400 रुपये डेप्रीशिएट हो रहा है। अच्छा, इसने पूछा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। आपको पता है कि कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है। कैपिटल बस्टिंग के सारे मेथड्स में कैश इनफ्लो का यूज़ होता है। कैश इनफ्लो कैसे आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन को वापस जोड़ा जाता है तो कैश इनफ्लो आता है, और सारे मेथड्स में कैश इनफ्लो यूज़ होता है। लेकिन आपका जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, या जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, उसके अंदर पैट का इस्तेमाल किया जाता है। केवल यही इकलौता मेथड है कैपिटल बस्टिंग का जिसमें पैट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको 5 वर्ष के पहले पैट निकालने पड़ेंगे, तो मैंने अगली स्लाइड पर इसको सॉल्व कर रखा है, पहले उस पर आ जाइए। आप हर साल इतना इतना कमाओगे, इसको पीबीडीटी कहेंगे। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रॉफिट कई तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, यानी जब हमने अभी तक न तो डेप्रीसिएशन लगाया है न टैक्स लगाया है। एक होते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब हमारा टैक्स लगना बाकी है। एक होता है पीएटी, जब टैक्स भी लग चुका होता है। और एक होता है कैश इनफ्लो, जिसका मतलब है पैट के अंदर डेप्रीसिएशन जोड़ा जा चुका है। तो आप देख लेना कि आपको क्या दे रखा है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करना। ओके, तो सबसे पहले हम डेप्रीसिएशन लेस करेंगे। मैं केवल 1 साल को बता देता हूँ। 3,000 रुपये हम कमाएंगे, उसमें से 2,400 हमारा डेप्रीसिएशन चला जाएगा, 600 रुपये बचेगा, उसमें से 50% टैक्स में चला जाएगा, और फिर हमारे पास 300 रुपये बचेगा। तो हमने पहले साल में कमाया 300, दूसरे साल में कमाया 600, 900, और कमाया 900 1800, और कमाया 1200 3,000, और कमाया 1800 4800। तो हमने
4800 रुपये कमाया है, ये क्या है हमारा टोटल पैट ओवर द 5 ईयर्स। तो हमारा एवरेज पैट, हमारा एक साल का, जिसको पैट पर एनम कहें, हर साल हम 960 रुपये कमा रहे हैं। अब ये एक बात हो गई, हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और हम उससे 960 रुपये हर साल कमा रहे हैं। अब आप ये देखो कि आपने प्रोजेक्ट में कितना रुपये लगाया, आपने प्रोजेक्ट में 15,000 रुपये लगाया, इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है 3,000 रुपये, यानी ओपनिंग वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू ले लो और उसकी एवरेज कर लो 9,000 रुपये। तो मोटा मोटा इसको ये कहा जाता है थ्योरी को कि 9,000 रुपये की एवरेज इन्वेस्टमेंट की मदद से हमने 960 रुपये कमाया। तो 9,000 का 10% होता है 900, तो हम 900 से यानी 10% से तो थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हैं। आप एग्जैक्ट प्रिसाइजली कैलकुलेट करोगे तो 10.67% आएगा। तो यस, इस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है 10.67%। ठीक है, समझ में आया? आप आराम से पैट निकालिएगा। अच्छा, आप किसी को लगेगा सर वो पिछला वीडियो हमने देखा था आपका, उसमें आपने ना पैट आने के बाद डेप्रिसिएशन निकाला था, डेप्रिसिएशन जोड़ा था, उसमें आपसे पे बैक पीरियड मेथड था। पे बैक में पीरियड मेथड में आपको कैश इनफ्लो की ज़रूरत होती है और बाकी सारे मेथड में कैश इनफ्लो चाहिए होता है, उसमें डेप्रिसिएशन का समायोजन करना पड़ता है, लेकिन इस मेथड में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो 10.67% है। इसके बाद है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये बात कर रहा है नरेगा की। कह रहा है नरेगा कब शुरू हुआ था, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं में, 10वीं में या 12वीं में। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, कहें कि एक के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको पता होगा नरेगा कब शुरू हुआ, तो अगर आपको समहाउ याद आ गया कि 2005 में शुरू हुआ था या 2006 में शुरू हुआ था, तो फिर अब आप ये याद करो कि 2005-06 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो मैं कहूँगा आप उल्टा चलो, 2012 से 2017 ये आपकी थी आखिरी पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 2017। उससे 5 साल पीछे जाओ तो 2007 से 2012 ये थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना, और उससे 5 साल पहले जाओ 2002 से 2007। यानी मैं अगर ये याद कर पाया, अगर मैं तो अभी तैयारी के साथ आया हूँ, पर एग्ज़ाम में मैं तैयारी के साथ याद कर पाया कि नरेगा का जो एक्ट है वो 2005 में पास हो गया था, 2006 से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया था, मतलब उसको लागू कर दिया गया था। और चूंकि 2005-06 की बात है और ये टेन्योर 2002 से 2007 के बीच में आता है, इसका मतलब है उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब ये नरेगा की, मतलब गेम चेंजर स्कीम, बिल्कुल डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इसकी ये गेम चेंजर स्कीम थी और इसने ऑलमोस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट को रिपीट करवा दिया था। और उसके बाद जो वापस गवर्नमेंट बनी थी 2009 से 2014 में, वो वापस इन्हीं की गवर्नमेंट बन पाई थी कांग्रेस की, इस योजना की वजह से, क्योंकि बहुत ग्रामीण इलाके में इस योजना को पसंद किया गया और 100 दिन का रोजगार लेके ये योजना आई थी। और ये नेशनल लेवल पे थी, आप योजना के नाम से पकड़ा करो, ये योजना नेशनल लेवल पे थी और रूरल एरियाज़ के लिए थी और गारंटी देती थी कि 100 दिन का रोजगार हर परिवार से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का इनमें से क्या मुख्य कारण है? अंडर डेवलपमेंट, बिल्कुल, जो कंट्रीज़ अंडर डेवलपमेंट होते हैं, जहाँ बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, वहाँ गरीबी पाई जाती है। बिजली ही नहीं है तो फिर वो कुछ बना नहीं पाते, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मैं मानता हूँ ये भी गरीबी का कारण है। जब आय की विषमता होती है या आर्थिक विषमता होती है, धन की विषमता, आय की विषमता, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, तो ये भी एक पॉवर्टी का रीज़न तो है ही है। क्योंकि अमीर को अवसर मिलते हैं, पूंजी होती है, वो कुछ कर सकता है। जिसके पास पूंजी नहीं है, अवसर नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो अपन कहेंगे पढ़ा लिखा होगा तो काम धंधा करेगा, लेकिन पढ़ने लिखने जाने के लिए भी तो पैसे नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिल्कुल, कहें जनसंख्या का जब दबाव पड़ता है सीमित संसाधनों पे, पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है और जो भी पैदा होता है वो अधिकतर तो आपके भरण पोषण में ही चला जाता है। भाई कंट्री का पॉपुलेशन कम होता तो जो पैदा होता वो आप एक्सपोर्ट भी करते, सेल आउट करते, कमाते, लेकिन यहाँ तो जो पैदा होता है वो खाने में ही कंज्यूम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव था, लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर केवल एक दिया। अब आप कह सकते हो सर इसमें देखो ये सारे रीज़न हैं, पर इन्होंने तो केवल मेन कारण पूछा था। आप मुझे ये कह सकते हो कि सर इन्होंने मुख्य कारण पूछा था, इसलिए आपको एक ही देना चाहिए था। पर कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि वो मुख्य कारण बोल के भी आरपीएससी ऑल ऑफ द अबव आंसर देती है।
तो मैं इस वाला तर्क आपका ठीक है, सोच रहे हो तो, लेकिन मैं इसको बाय नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता। तो ये मेरे हिसाब से तो ये गरीबी के ये सारे ही कारण हैं। तो इनका एक लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है, एग्ज़ाम आप लगाने जाओगे आपकी मर्जी है, मैं होता तो मैं एग्ज़ाम में 4 के साथ ही जाता। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जहाँ पे मैं फिर आरपीएस से डिसएग्री करने वाला हूँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज़ द स्टडी। देखिए, दो तरह की पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है और एक आपकी रिलेटिव पॉवर्टी होती है। ठीक है, तो एक को तो अपन बोलते हैं निरपेक्ष निर्धनता। तो अब मैं एक बार के लिए एक बताऊं, जैसे एक आदमी को अपन यूँ कहें कि एक आदमी को दिन भर में जैसे 2400 कैलोरी, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 2400 कैलोरी भोजन मिलनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिल पा रही उसको तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन ये अध्ययन आप परिवार के लिए भी तो कर सकते हो ना, एक परिवार के लिए भी तो कर सकते हो, तो भी वो निरपेक्ष निर्धनता ही रहेगी। या जब आप एक सोसाइटी का अध्ययन करते हो जहाँ पे भी एक है ना, जब भी आप एक का अध्ययन करते हो, अब वो एक डेटा सेट एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, तो वो निरपेक्ष निर्धनता कहलाएगी। लेकिन जब आप जैसे ये मान लीजिए 5,000 रुपये कमा रहा है और ये आदमी 8,000 रुपये कमा रहा है, तो ये आदमी इसकी तुलना में गरीब है। इसे आप यूँ समझ लीजिए कि ये आदमी मान लीजिए 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन ये आदमी 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो ये इसकी तुलना में कम कमा रहा है। तो जब आप तुलना करते हो तो वो सापेक्ष निर्धनता होती है। लेकिन अगर आपकी स्टडी में एक आदमी है, एक सोसाइटी है, एक फैमिली है, तो वो निरपेक्ष निर्धनता का आकलन ही हो रहा है। तो अगेन मैं इसका आंसर डी दूंगा। इन्होंने कहा है कि एक पर्सन का जब अध्ययन किया जाता है तो वो निरपेक्ष निर्धनता होती है, तो मैं अगेन इसको बाय नहीं करता। फॉर विच टर्म सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ये रूरल क्रेडिट या कहें रूरल डेवलपमेंट वाले टॉपिक से है। तो ये जो बैंक हैं केंद्रीय सहकारी बैंक, तो ये जो केंद्रीय सहकारी बैंक है ये शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं, मिड टर्म लोन भी देते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, शॉर्ट टर्म लोन। एक बार अपन देख लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन एक तो कितनी अवधि की होती है, तो 1 साल तक की होती है। और ये कौन देता है, तो आपकी जो PACS है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का नाम भी आया है। तो आपकी जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां होती है या कृषि साख सहकारी समितियां होती हैं वो देती हैं, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी देता है। मिड टर्म लोन कौन से कहलाएंगे, जो 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए लिए जाते हैं, और जहां उनको पशु खरीदना होता है या एग्रीकल्चर के टूल्स खरीदने होते हैं या छोटी मोटी सिंचाई प्रोजेक्ट पूरे करने होते हैं। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो इस तरह का लोन देते हैं। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट ऑब्वियस ही बात है 5 साल से ज़्यादा के लिए होती है और 15-20 साल तक के लिए रेंज करती हैं। तो जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, भूमि विकास बैंक और नाबार्ड से समर्थित जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नाबार्ड नहीं है यहाँ पे ना, याद है, नाबार्ड सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जो हैं ये दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है, अगर उसे ट्रैक्टर खरीदनी है, ज़मीन में विकास करवाना है, कुआं खुदवाना है वगैरह। और शॉर्ट टर्म लोन क्या चाहिए, बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, लेबर को पैसा देने के लिए, यानी उसकी सीजनल नीड्स के लिए शॉर्ट टर्म। तो ये अपन ने मोटा मोटा समझ लिया, इस टॉपिक को पढ़ लिया हमने। ठीक है, चलिए उसके बाद है ऑल्टरनेटिव फार्मिंग इज़ रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज़। देखिए एक तो होती है ट्रेडिशनल खेती, कीटनाशकों का प्रयोग करो, उर्वरकों का प्रयोग करो, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो और बल्क में प्रोडक्शन करो। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हो कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, है ना, इको फ्रेंडली फार्मिंग करो, सस्टेनेबल फार्मिंग करो। ये आपकी ऑल्टरनेटिव फार्मिंग है जिसमें आप फसलों को बदल बदल के पैदावार को मतलब आप बार बार फसलों का चक्र बदलोगे। ठीक है, और आप कहें ऑर्गेनिक तरह के खाद वगैरह का प्रयोग करोगे, हरी खाद का प्रयोग करोगे। तो ये ऑल्टरनेटिव फार्मिंग की ज़रूरत कब हो जाती है, जब वाकई में विषमता हो। जैसे अमीर किसान के पास तो देखो ट्रैक्टर भी है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए पैसा है, तो अगर एक गरीब किसान है तो इस तरीके से जा सकता है। इसी तरह से कोई कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे पंजाब में खेती बहुत अच्छी है या कुछ क्षेत्रों में और खेती बहुत अच्छी है, तो कहीं क्षेत्रों में अमीर किसान होते हैं, कहीं गरीब किसान होते हैं, तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव फार्मिंग अपनाई जा सकती है। इसके अलावा ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आया, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर ठीक है, इन दोनों रीज़न से और इसको भी ले लें कि जब संस्थागत परिवर्तनों का अभाव हो तो ठीक है, या यूँ कह लो कि संस्थाएं पुराने ढर्रे पे काम कर रही हों, बैंकों से बहुत ज़्यादा क्रेडिट या आपको हेल्प आउट नहीं मिल रहा हो, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव फार्मिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, वैकल्पिक कृषि। ठीक है, इसके बाद है सहकारिता की क्या विशेषताएं हैं। सहकारिता में एक ऐच्छिक संगठन होता है, वाकई में कुछ लोग मिलते हैं
और मिलके एक संगठन बनाते हैं। कई बार कंज्यूमर्स मिलके एक संगठन बना लेते हैं, कई बार प्रोड्यूसर्स बना लेते हैं, कई बार प्रोड्यूसर्स अपनी उपज को बेचने के लिए एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो ये ऐच्छिक संगठन है। इसमें पूंजीवादी प्रणाली नहीं आएगा। और अगर समाजवादी प्रणाली के मुकाबले चुनना हो तो मैं ए को चुनूंगा। तो वाकई में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ओपन मेंबरशिप होता है। कोई भी अपनी जो सहकारिता के सिद्धांतों में विश्वास करता हो कि एक सबके लिए होगा, सब एक के लिए होंगे, उसमें विश्वास करता हो वो आ सकते हैं। नहीं मन में बैठ रहा हो तो जा सकते हैं। वो अपना सहकारी संगठन जिस भी राज्य में है उस राज्य के सहकारिता कानून के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। सदस्यों की लाइब्रेरी ऑब्वियस सी बात है लगाए गए कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड होगी। इसमें लोकतांत्रिक कैरेक्टर होता है, मतलब सबको अपनी बात रखने का, वोट देने का अधिकार होता है जो मुद्दे हैं। और ये एक सामाजिक सरोकार रखता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है और इस पे राज्य नियंत्रण रखता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक अभी आया था कि लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है भूमि विकास बैंक, भूमि विकास यूँ समझो, भूमि का विकास इज़ अ बड़ा टॉपिक, नाम से यूँ पकड़ लो। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो कि एक संस्था है वो दीर्घकालीन लोन प्रदान करती है, लॉन्ग टर्म लोन। मैं बताना ये चाह रहा था कि LDBs in India is a specialized bank that provides long-term loans primarily to farmers and for agriculture development projects. They are a type of quasi-commercial bank. तो जैसे एक होता है बैंक और एक है अर्ध बैंक। तो ये अर्ध बैंक यानी बैंक जैसा है, बैंक नहीं है, लेकिन ये अर्ध बैंकिंग काम करता है जो डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी देता है। ठीक है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन रूरल डेवलपमेंट कहता है कि भाई ग्रामीण विकास में राजनीति का क्या काम है। तो राजनीति का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है। मान लो कि अगर जैसे कोई गांव है उसमें मान लीजिए सड़क बननी है, एक तो ऐसा हो कि सेंटर फैसला करता हो, दिल्ली से फैसला होता हो कि गांव में सड़क बनेगी नहीं बनेगी, और एक ये अधिकार दे दिया जाए, विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। तो पंचायती राज में आप जानते हो कि 3 टियर व्यवस्था होती है, त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। सबसे नीचे लेवल पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर थोड़ा पंचायत समिति होती है, उसके ऊपर जिला परिषद होती है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाने से रूरल डेवलपमेंट बहुत बेटर हो पाता है। गांव की समस्या गांव की पंचायत ही सॉल्व कर सकती है। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सफाई नहीं है, लाइट नहीं है, जो भी समस्या है वो उसी धरातल पे, उसी पॉइंट पे सलटाई जा सकती है। तो रूरल डेवलपमेंट में राजनीति का ये रोल है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से अब समस्याओं का त्वरित समाधान संभव है। होता है नहीं होता है, रियल लाइफ में आप क्या जानते हो वो आपको ज़्यादा पता कि जिस गांव शहर से आप बिलोंग करते हो वहाँ ये चीज़ इफ़ेक्टिवली चलती है या नहीं चलती, पर कोशिश तो की है गवर्नमेंट ने। ठीक है। इसके बाद विच इज़ द इंस्टीट्यूशनल रीजनल ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। मतलब देखिए, अगर गांव में ग्रामीण साख की आवश्यकता है तो गांव यानी खेती के लिए या गांव के लिए अगर साख की आवश्यकता है तो एक तो है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, संस्थागत, है ना, और एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। तो यूँ समझो कि ये एक किसान है। ठीक है। ये एक किसान है, इसे लोन चाहिए तो ये कहाँ जा सकता है, साहूकार के पास जा सकता है। कहाँ जा सकता है, बड़े ज़मींदार के पास जा सकता है, उस ट्रेडर के पास जा सकता है जो इसकी उपज खरीदता है, या उस कमीशन एजेंट के पास जा सकता है जो इसकी उपज बिकवाता है, या ये अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के पास जा सकता है। तो ये संस्थाएं नहीं हैं, ये इसके इंडिविजुअल नोन हैं, प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं। तो ये गैर संस्थागत स्रोत हैं। और संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं, बैंक में जाइए आप। ठीक है। बैंक में जाइए, रीजनल रूरल बैंक RRBs में जाइए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ में जाइए, या सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs में जाइए। ये अच्छे से पढ़िएगा आप अंदर। तो अगर आप इनके पास जाएँ तो आप संस्थागत स्रोतों में जाते हैं। तो इसने बोला था इसमें से कौन सा संस्थागत स्रोत है, इसको सोर्स बोल देता हूँ। तो अगर जो आपका सहकारी बैंक है ना, व्यक्ति नहीं है, तो ये एक संस्था है। ये एक संस्था है। लैंड होल्डर और ट्रेडर ये व्यक्ति हैं। ठीक है। बेवजह मैं बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ। संस्थागत स्रोत सिंपल सहकारी बैंक है, इसका आंसर A आ जाएगा। ठीक है।
वर्किंग पॉपुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ, ये भी टफ क्वेश्चन था भाई मेरे लिए। अभी समझाना आसान है जब मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ और 10 साल बाद पेपर देख रहा हूँ, लेकिन उस समय जब बच्चा एग्जाम हॉल में होता है अगर वो याद नहीं करेगा तो मुझे तो पहले लगा कि वर्किंग पॉपुलेशन एज का मतलब है 15 से 60 साल की जो एज होती है वर्किंग पॉपुलेशन है, लेकिन इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। और जब मैंने इसे ढूंढा तो इन्होंने पाया कि 15 से 59 और कुछ मामलों में 15 से 64 इनको वर्किंग पॉपुलेशन एज कहा गया है, 15 से 59 या 15 से 64। तो कम से कम ये तीनों तो नहीं है, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं आरपीएससी ने माना है। एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम वाज स्टार्टेड फ्रॉम, अगेन अ टफ क्वेश्चन। ये स्कीम अक्टूबर 1993 में आई थी और मेरे को लगता है कि नरेगा से पहले, नरेगा मतलब बाद में आ गई लगभग। ये इस योजना के कैरेक्टरिस्टिक वही है, मैंने इसको पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम ईएएस जो आई थी वो अक्टूबर 93 में आई थी। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई। इसके अंदर 100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मतलब हाथों से होता है, और अनस्किल्ड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल की ज़रूरत नहीं होती है, तो खड्डे खोदना भरना वगैरह जो भी है, और रूरल पीपल को ही दिया जाएगा और जो पिछड़े क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। तो लगभग नरेगा में भी लाभार्थी जो हैं वो यही लोग हैं, पर ठीक है चलो। तो इस तरह की स्कीम थी अक्टूबर 93। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वर्किंग पॉपुलेशन से, ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है और श्रम बल है ना, एक होता है लाइक लेबर फोर्स, और जो लोग काम पे लगे हुए होते हैं उनको अपन कह देते हैं वर्क फोर्स, और जो लोग काम पे नहीं लगे हुए होते उनको अपन कह देते हैं अनएम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक बेसिकली इज़ रिलेटेड टू वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद है फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीज़न। जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए एक फूड सिक्योरिटी स्कीम आई थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्न। और हालांकि इतना अगेन ही आसान नहीं है, इसके नाम देखो, अंत्योदय अन्न योजना, इसमें भी कहीं अन्न आ रहा है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें भी कहीं ना कहीं तो है ही, फूड सिक्योरिटी आ रहा है इसमें तो वर्ड, पर ठीक है अगर आप पढ़ के गए थे तो उसका आंसर अन्नपूर्णा है। मैंने इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी। पहली बात, इसमें लाभार्थी वो होगा जो 65 साल या उससे ज़्यादा का एज है, और ये है कि जिनके पास अपने इनकम का या लिविंग का कोई साधन नहीं है, और इनको कोई ओल्ड एज पेंशन जो मिलती है ना केंद्र से ना राज्य से, वो उसके लिए मतलब एलिजिबल तो है पर मिल नहीं रही हो। एलिजिबल हो, जैसे ओल्ड एज पेंशन पाने के लिए जो होना चाहिए उनके अंदर वो उम्र होनी चाहिए, लेकिन इनको मिल नहीं रही है, तो फिर इनके लिए फूड सिक्योरिटी है और फिर इनको 10 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 10 किलो अनाज इनको दिया जाएगा ताकि अपना जीवन यापन कर सकें, भूखा ना सोना पड़े, ठीक है। इसके बाद है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बहुत आसान क्वेश्चन था। भारत में आर्थिक सुधार जुलाई 1991 में सुधार शुरू हुए थे। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण था, और ये दो मेन इसके चेहरे थे जो इनका श्रेय इनको जाता है। पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी, ठीक है, जो उस समय वित्त मंत्री थे, बाद में 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और कुछ ही समय पहले इनकी डेथ हो गई है, बट ठीक है। तो ये उस समय के देन फाइनेंस मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी थे, और इन दोनों को ही जाता है श्रेय आर्थिक सुधारों का, एलपीजी का, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन आपने कर दिया, आपने इंडिया को पूरे विश्व के लिए खोल दिया, आपके लिए विश्व खुल गया, इससे क्या हुआ? मार्केट का विस्तार बिल्कुल हुआ, और फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिल्कुल इससे आपको कितना बनाना है नहीं बनाना है वो डिपेंड करो कि आप कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इससे आप अपनी कैपेसिटी का निर्धारण करो कि कितनी यूटिलाइज़ करना चाहते हो। टेक्निकल डेवलपमेंट, ये सारे एडवांटेज हैं। बाज़ार का विस्तार होना, अपनी उत्पादन क्षमता का निर्धारण कर पाना, बाहर से आप तकनीक का इंपोर्ट कर सकते हो, तो ये सारे एडवांटेज हैं। लेकिन इसकी वजह से आपको प्रोटेक्शंस, जो बैरियर लगा रखे थे आपने, वो हटाने पड़ गए। तो अब ये हो गया कि जैसे अब एक फॉरेन कंपनी आपके देश में एंटर हो सकती है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री को वो खतरा पहुंचा दे, और ऐसा हुआ भी। जैसे अगर हम खुल गए और चाइना, एक एग्जांपल लें,
कि चाइना से हम इतना बल्क में इंपोर्ट करने लगे और वहाँ से इंपोर्टेड माल इतना सस्ता था कि लोकल में वो माल बनना ही बंद हो गया। तो हमें ये जो संरक्षण देते थे वो संरक्षण जो हमें हटाने पड़े, इससे हमारे लोकल उद्योगों पे कहीं कहीं खतरा या संकट उत्पन्न हो गया। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज नहीं है बल्कि डिसएडवांटेज है। तो उसका आंसर सी रहेगा। ठीक है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जब निजीकरण होता है तो क्या होता है? तो निजीकरण में क्या होता है, सत्ता पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को चली जाती है, पावर चली जाती है। निजीकरण से क्या होता है, कुशलता बढ़ती है, गवर्नमेंट का बर्डन भी कम होता है। जैसे गवर्नमेंट को पहले मान लो 100 सेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता था, अगर मान ले 80 सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए तो अब उनको केवल 20 सेक्टर पे ही अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उनका बर्डन कम होता है। मार्केट में ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन होता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर तो तभी जिंदा रहेगा जब वो अच्छी क्वालिटी देगा, सस्ता माल देगा, तभी वो कंपटीशन, तो मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है लाभ उद्देश्य से कार्य करते हैं तो गवर्नमेंट पे जो सब्सिडीज़ का लोड है वो भी कम होता है। बेहतर सर्विसेज देते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, अपनी यहाँ की कंपनियों में बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कंपनियाँ कमाती हैं, इनकम टैक्स देती, कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, जीएसटी कमा ला के देती हैं, कलेक्ट करके देती हैं। इससे गवर्नमेंट 4 एरियाज़ पे फोकस कर सकती है और इसमें मांग और पूर्ति की शक्तियाँ मूल्य निर्धारित करती हैं। तो गवर्नमेंट उस प्राइसिंग क्या रखें क्या नहीं रखें उसके भी जंजाल से मुक्त हो जाती है। तो कार्यकुशलता आती है, बिल्कुल डेमोक्रेसी आती है। लोग प्राइवेट कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। तो यही तो डेमोक्रेसी है, जहाँ जनता के द्वारा जनता के लिया हो, तो इकोनॉमिकली थोड़ी सी डेमोक्रेसी आ जाती है, क्योंकि उनको ओनरशिप मिलने लग जाती है जनता को। पहले तो क्या था कि अगर मान लो सभी चीज़ों पे सरकार का ही आधिपत्य है, सरकार का ही स्वामित्व है, तो काहे की डेमोक्रेसी, फिर तो गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही थी सब कुछ। सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र आ जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी, सिंपल सा आंसर। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अब निजीकरण में ये पढ़े ना सारे पॉइंट, वही थे निजीकरण के उद्देश्य थे कि हम औद्योगिक विकास तेज़ी से करना चाहते थे, हाँ, और उद्योगों में शांति चाहते थे, हाँ, उद्योगों में शांति भी आती है। वैसे श्रमिक क्या होता है, उनको बार बार गवर्नमेंट से भिड़ना पड़ता है। अब यहाँ तो देखो प्राइवेट सेक्टर में इतना बार बार रोज़ के पंगे नहीं होते, या तो काम करो या चलते बनो, तो शांति ही रहती है। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा तू मैं होती नहीं है। दोनों में से कोई एक जल्दी ही, या तो कंपनी चलाने के लिए कंपनी वाले मान लेते हैं लेबर की मांगें, और अगर लेबर की मांगें नाजायज़ है तो कंपनी उनको निकाल बाहर करती है। तो उद्योगों में रिलेटिवली शांति रहती है क्योंकि राजनीति नहीं होती। इससे इंडस्ट्रीज़ में वाकई में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास होता है। तो ये सब निजीकरण का उद्देश्य था और ये बखूबी हासिल भी हुआ है। इसके बाद है फाइनेंस कमीशन, जो अब जब 2025 के लिए एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हैं तो वित्त आयोग वाला टॉपिक हटा दिया गया है, पर वित्त आयोग का गठन किन के द्वारा किया जाता है, तो उनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और 31 दिसंबर 2023 को हाल में जो अभी चलेगा वो है 16वां फाइनेंस कमीशन, उसका गठन कर दिया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से, यानी ये जो भी सिफारिशें देगा ये वित्त आयोग, वो 1 अप्रैल 2026 से लेके 1 अप्रैल 2031 तक की अवधि पर लागू होंगी। और केंद्र के मध्य और राज्य के मध्य टैक्स का बंटवारा किस तरह से हो, ये मेन काम वित्त आयोग का होता है। और संविधान से इसको शक्ति मिलती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और डॉक्टर अरविंद पानगड़िया जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, या पहले जब नीति आयोग बना था तो जो इसके चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो जो इसके वाइस चेयरमैन थे डॉक्टर अरविंद पानगड़िया, वो अब वित्त आयोग के चेयरमैन बन के आए हैं। ठीक है, चलिए। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एनालिसिस। जब आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो आपको आरबीआई ध्यान आना चाहिए, और आरबीआई क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक मेजर्स भी लेता है और क्वालिटेटिव गुणात्मक मेजर्स भी लेता है। तो रेपो रेट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ को आप ओएमओ कह लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां आरबीआई प्रतिभूतियों को खरीदता है बेचता है, ये भी
मौद्रिक नीति का ही भाग होता है। कैश रिजर्व रेशो कितना रखना है, यानी कितना पैसा बैंकों को आरबीआई के पास एज अ कैश जमा कराना पड़ेगा, ये भी मौद्रिक नीति का ही अंग होता है। लेकिन पब्लिक डेट, आप देखो जब जिसमें पब्लिक वर्ड आया ना, जैसे पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और फिर आवश्यकता पड़ने पर डेफिसिट फाइनेंसिंग कह लो या पब्लिक डेट, ये जो चारों पॉइंट मैंने अभी लिखे ना, ये आपके राजकोषीय नीति में आते हैं। ये वाले राज्य की नीति में आते हैं, गवर्नमेंट की नीति में आते हैं। ये जो तीन है ना शुरुआती, ये तीन आरबीआई के काबू में है। जो मॉनेटरी कंट्रोल है वो आरबीआई में है। ये जो है ये फिस्कल पॉलिसी का अंग है कि पब्लिक डेट लेना है क्या, यानी जनता से जमाएं लेनी है क्या या नहीं लेनी, वो ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई वाज स्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1949, जनवरी 1949, अप्रैल 1935, अप्रैल 1935। आरबीआई के बारे में कुछ हाइलाइट्स पढ़ लीजिए आप। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई बनाया गया। आरबीआई एक्ट 1934 है और 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में आरबीआई फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ। तो अप्रैल 1935 में हुआ और जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आपको जन्म किसके कहने पे जन्म और मतलब कि इन्होंने अनुशंसा की और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और इसके बाद मैंने अगले पेज पे आरबीआई के कुछ मुख्य कार्य लिखे हैं। ये सारे बैंकों को सुपरवाइज करता है, बैंकों को लाइसेंस देता है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, करेंसी नोट इशू करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी यही प्रोटेक्ट करता है। ये बैंकों का बैंक है और सरकार का भी यही बैंकर है। फिस्कल डेफिसिट कैन बी नोन थ्रू, अगेन अ क्वेश्चन जिसमें मुझे आंसर चेंज करना पड़ेगा। आरपीएससी ने दिया है बट मेरे को लगता है कि इसका सी आंसर सही है। देखिए, अगर आपको राजकोषीय घाटा निकालना है तो आप देखो आपका कुल खर्चा कितना है। एक तो आप टोटल एक्सपेंडिचर देख लो, उसके बाद आप ये देख लो कि आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी आएगी, लोन नया नहीं लेना, लोन जो हमने दे रखा है उसकी रिकवरी कितनी होगी और अदर रिसिप्ट से कितना आएगा। तो मान लीजिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो कि हमें 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को खर्चा करना है। 10 लाख करोड़ हो सकता है पर 10 लाख पकड़ लो। 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सपोज करो खर्च करना है। कितना? 10 लाख रुपए। गवर्नमेंट के पास टैक्स सोर्सेज से और नॉन टैक्स सोर्सेज से रेवेन्यू जो आई वो कितनी आई? 6 लाख रुपए आई। तो 6 लाख का बंदोबस्त हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ जो लोन दे रखे थे उनकी वसूली कर ली, 1 लाख वहाँ से आ गया। और गवर्नमेंट के पास असेट सेल करके डिविडेंड वगैरह से 50,000 रुपये और आ गए। तो गवर्नमेंट के पास सारे सोर्सेज से मिला के 7.5 लाख आ गए। तो जो 2.5 लाख रुपए का शेष है उसको हम फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कहेंगे। तो कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों को आप घटा दोगे तो आपका डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। इन्होंने इसका आंसर कहा है इनमें से कोई भी नहीं, जबकि मुझे लगता है कि इसका सी आंसर सही है। चलिए ठीक है। 51वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्या औद्योगिक पिछड़ापन है? जी हाँ, मानिए आज भी औद्योगिक पिछड़ापन कुछ हद तक तो है। अशिक्षा, बिल्कुल हमारे समाज में अशिक्षा है। राजनीतिक अस्थिरता, ये देखा जाए तो अब नहीं है। 2014 के बाद कम से कम सेंटर में तो कह सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन एक और ऑप्शन देख लीजिए, उच्च प्रौद्योगिकी तथा उच्च जीवन स्तर, ये तो हरगिज नहीं है। अब अगर जैसे आपको लगता है कि यार सी भी तो सर सही नहीं है ना, अपने यहाँ राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, ये भी सही है, लेकिन मैं कहता हूँ ज़्यादा सही क्या है। तो आप एमसीक्यू में एक ज़्यादा सही को पहचानने की भी कला सीखिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बहुत हाई टेक्नोलॉजी हो ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में तो नहीं है। बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव साइड हो सकती है पर पूरे इंडिया में तो नहीं है। और उच्च जीवन स्तर तो हरगिज नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज, ये भी अगेन बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था कि कोई अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, विकास की तरफ अग्रसर है, आप कैसे मापेंगे? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने से, बिल्कुल सही है। अगर आपके यहाँ फूड ग्रेन अच्छा पैदा हो रहा है तो ये वाकई में सिंबल है इस बात का। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी एक है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ये भी बहुत सही है। और बेरोजगारी में कमी,
ये सारे ही पैरामीटर्स हैं, ये सारे ही मापदंड हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। लेकिन अगेन इसमें से सबसे सही है पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी ये जब बढ़ती है ना, वो भी कौन सी, रियल जीडीपी। एक तो होती है नॉमिनल जीडीपी जिसमें महंगाई का असर, इन्फ्लेशन का असर दिखाई देता है, और एक हम स्थिर मूल्यों पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे रियल जीडीपी देखते हैं। अगर पर व्यक्ति, अच्छा केवल जीडीपी बढ़े, केवल जीडीपी बढ़े और पॉपुलेशन भी बढ़ती जाए तो फिर आपको उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए खाली जीडीपी बढ़ने से भी नहीं देखते, हम देखते हैं कि पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़ रही है या नहीं। अगर बढ़ रही है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। ये कुछ आंकड़े हैं, आप इन पर नज़र डालिएगा। ये लगभग 1,16,216, मतलब ये अलग अलग आंकड़े, पर मैं आपको एक रेंज देने की कोशिश कर रहा हूँ। 1,16,000 का मतलब आप मान लो 10,000 रुपये पर महीने से लेके 1,31,000 रुपये तक है, तो 12,000, 10 से 12,000 प्रति महीना, साल का कह लो तो 1,20,000 से लेके ये 11,000 कर लेते हैं, 1,20,000 से 1,32,000 रुपये पर इंडियन कमा रहा है रियल में, रियल जीडी है ना, ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी। चलिए नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए आपके यहाँ देखो, पहले तो एक शब्द समझो, बिजनेस एनवायरनमेंट एक वर्ड होता है। हमारे बिजनेस के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें बहुत सारे वर्ड है, उसका कोड वर्ड याद कर लीजिए, PESTLE, पेस्टल याद कर लीजिए। P क्या है? P है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S क्या है? सोशल, T टेक्नोलॉजिकल, L लीगल और E एनवायरमेंटल। तो पहले तो आप ये पेस्टल याद कर लीजिए। बिजनेस के राउंड ये मोटे तौर पे 6 पर्यावरण देखने को मिलते हैं। अब इसमें से अपन कहाँ बात करें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है। मैं ऑप्शन देखता हूँ, क्या नेचुरल रिसोर्सेज का फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। अगर आपके पास सपोज इंडिया है, इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, हमारे पास फॉरेस्ट है, वाटर अच्छी मात्रा में है, मिनरल्स हैं, मान लो ऑयल वगैरह भी होता, नेचुरल गैसेस वगैरह होती। अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज होते तो डेफिनेटली हम उनका एक्सट्रैक्शन करते, इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलता, रोजगार अच्छा होता, कुल मिला के हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होती या है। तो ये यानी नेचुरल रिसोर्सेज आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। इसी तरह से आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, अभी एक क्वेश्चन आगे आएगा, आपकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वेज पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, ये सारे मिला के आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। इसी तरह से कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या? बचत करना, बचत को उसके बाद इन्वेस्ट करना मशीनों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि और प्रोडक्शन हो सके। तो जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है किसी कंट्री में तो डेफिनेटली नए नए इंडस्ट्रीज लगते हैं, नए नए प्लांट्स लगते हैं, नए नए सेटअप्स लगते हैं, और जीडीपी बढ़ती है, तो वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें, चूंकि इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन है, तो ये सारे के सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। IDA IFC इंस्टीट्यूट्स आर रिलेटेड टू। तो IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और IFC आई अगेन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन दो की बात कर रहा है। तो IDA और IFC ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। तो इसमें वो वर्ल्ड बैंक दे सकता था, लेकिन उसने वर्ल्ड बैंक की जगह IBRD दिया है। तो अब कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। कहता है IBRD को, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD को और IDA को अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड बैंक बनता है। कई जगह ये भी लिखा होता है कि वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम IBRD है, लेकिन वैसे इन्होंने, इनके हिसाब से थ्योरी है कि IBRD और IDA ये दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक कहलाता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? IBRD, IDA, MIGA और ICSID, इन सबको मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। तो अगर एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहें तो उसके 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये पांचों कॉन्स्टिट्यूएंट स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। अभी क्या लिए 3 तो आप कस के याद कर लीजिए, IBRD, IDA और IFC, और 2 और हैं, ये मिलके आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाते हैं। इसमें से 4 में भारत मेंबर है, 5वें के अंदर भारत मेंबर नहीं है। और ये जो 3 मेजर हैं IBRD, IDA, IFC, ये UN के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं और इंडिया कहीं ना कहीं इसके फाउंडिंग मेंबर्स में है। शुरुआत में ही हम इसमें शामिल हो गए थे। तो कुल मिला के ये 2 संस्थान, इनके फुल फॉर्म याद रखिए, उनका संबंध
विश्व बैंक से है, IBRD से है। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड टू। जब हम कहते हैं इंडियन ट्रेड पॉलिसी तो उसका मोटे तौर पे अनलेस कुछ और कह दिया जाए तो उसका मतलब फॉरेन ट्रेड से होता है। वैसे ट्रेड इंटरनल ट्रेड भी होता है, फॉरेन ट्रेड भी होता है, लेकिन जब हम ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं। अभी अपने यहाँ FTP 2023 चल रही है, लेकिन FTP का रिलेशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रिलेशन किससे होता है? इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट से हाँ, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से हाँ, इंक्रीजिंग इंपोर्ट से नहीं। कोई भी देश आयात को नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि फिर उसमें विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है, घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, यानी A और B को उन्होंने मिला दिया, तो ये सबसे सही है। हमारी जो विदेश नीति होती है उसका उद्देश्य ये होता है कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें ताकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आए, ठीक है, हमारे को धंधा रोजगार मिले, बढ़े। और दूसरी तरफ हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं। जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं हम चाहेंगे कि वो देश में ही बन जाएं, देश में ही बन जाएं, तो हमारी विदेशों पर निर्भरता भी कम हो जाए और देश के घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा मिले। तो ये डेफिनेटली हम आयात प्रतिस्थापन और निर्यात वृद्धि के बारे में सोचते हैं जब हम ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर टंडन कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो अब तो ठीक है, ये लगता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, जब हम तैयारी करके जाते हैं तो वाकई में ये मुश्किल होता है कितना याद करें कितना छोड़ें। तो खैर, जो बच्चे उस समय एग्जाम में गए होंगे, और टंडन कमेटी की इस समिति का गठन किया गया था और 21 वर्ष में किया गया था। तो ये 1981 में टंडन कमेटी का गठन किया गया था। टंडन कमेटी का नाम आप दो चीज़ों के लिए याद रखिए, एक तो निर्यात प्रोत्साहन हेतु और एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हेतु। बैंकों को कितना लोन देना चाहिए, मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस, मैक्सिमम बैंकों को मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस कितना, बैंकों को, जैसे अगर कोई व्यापारी है वो कहता है मुझे इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो बैंकों को कितना मैक्सिमम उसे उधार देना चाहिए। इसके लिए इन्होंने 1, 2 और 3 तरीके बताए। एक के अंदर 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल ओनर को लगानी चाहिए, बाकी बैंक उधार दे सकता है। एक तरीके के अंदर उन्होंने बताया कि 25% ऑफ करंट एसेट्स, इतना पैसा ओनर को फाइनेंस करना चाहिए, बाकी बैंक दे सकता है। एक तरीके के अंदर उन्होंने बताया कि 100% ऑफ कोर एसेट्स प्लस 25% ऑफ अदर करंट एसेट्स, इतना पैसा ओनर को लगाना चाहिए, बाकी पैसा बैंक फाइनेंस कर सकता है। तो ये सारे मैंने अगली स्लाइड पे दे रखा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप कहेंगे इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में क्यों बता रहे हो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी आपके कोर्स में है और उसमें टंडन समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी। वो सिफारिशें चलो लगे आता हूँ यहीं पे आप याद कर लेना, 1981 भी इससे पहले याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद है हेड ऑफिस ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इज सिचुएटेड इन। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप बहुत चीज़ें इस तरह से भी याद कर सकते हो कि अपनी राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाती है। तो जहाँ अर्थ की पैसा आ जाता है, अर्थ की बात आ जाती है, पैसे की बात आ जाती है, तो मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो निर्यात में मदद करेगा एक्सपोर्टर्स को, वो भी मुंबई में है। मुंबई ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये जस्ट कि शहर का नाम ना आके राज्य का नाम आ जाए, तो इसलिए मुंबई महाराष्ट्र आपको याद रखना है। और ये भी कि इसे संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है सितंबर 81 में। और ये भी कि इसने अपने कार्य मार्च 82 से स्टार्ट कर दिए। तो कोई ना कोई लॉजिक से आपको याद करने पड़ेंगे कौन से बैंक की स्थापना कब हुई। देखिए थोड़ा बहुत तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा मुझे भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा याद करने में, लेकिन नंबर चाहिए, नौकरी चाहिए। तो अगर यूँ समझो कि अगले 20-25 साल का बंदोबस्त चाहिए तो साल 2 साल की तो कड़ी मेहनत बनती है। तो क्या याद करें, कितना याद करें, इतना याद करेंगे क्या, तो मत कर, तू याद नहीं करेगा कोई और याद कर लेगा और सिलेक्शन भी ले लेगा, तो वो तेरी इच्छा है। तो सितंबर 1981 में संसद का विशेष अधिनियम और मार्च 1982 से इसने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। एंड दैट इज़ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे 100% स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंध भारत सरकार के हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन एक्सपोर्ट इंक्वायरी कमिटी। निम्नलिखित में से निर्यात जांच समितियों में शामिल है। अगेन अ टफ क्वेश्चन। गोरवाला जांच समिति, डिसूजा समिति, मुदालियर समिति, इन सारी ही समितियों का संबंध एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने से है। किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन सुधार की बात की, किसी ने सिंप्लीफिकेशन की बात की, ठीक है।
तो ये तीनों ही जांच समितियों का संबंध आपके एक्सपोर्ट ट्रेड से है, एक्सपोर्ट इंक्वायरी से है। नेक्स्ट, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया प्लान इज रिलेटेड टू, जब हम कह रहे हैं कि हम भारत से सर्व करेंगे तो इसका मतलब हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, और उसमें भी एक्सपोर्ट किसका, सर्विसेज का। तो ये बड़ा एक अच्छा है, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से सर्व करेंगे। तो बेसिकली हम एक्सपोर्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि हम टूरिज़्म, जैसे भाई जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो कोई देखा जाए तो वो सेवाएं कंज्यूम करता है हमारी, या एजुकेशन है, आईटी है, हेल्थ केयर है। तो ये सब जब हम सेवाएं निर्यात करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, तो ये एक प्लान बनाया गया कि ठीक है, गुड्स तो ठीक है, गुड्स तो हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज लाने की कोशिश करते ही हैं, सर्विस सेक्टर से भी हम पैसा अच्छा ला सकते हैं। तो सर्व्ड फ्रॉम इंडिया इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, इसमें 2-3-4 पॉइंट हैं। जब ये ऑप्शन आए थे, क्वेश्चन थे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, प्लानिंग कमीशन करता है? नहीं, योजना आयोग नहीं करता, अब तो योजना आयोग समाप्त भी हो गया है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करता है? नहीं। सीएसओ करता है? हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है। अब ये बात एक अलग है कि सीएसओ और एनएसएसओ को अब मर्ज कर दिया गया है और एनएसओ बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस बना दिया गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ करता है। ठीक है। अच्छा, कौन सा मंत्रालय है? तो आपको मॉस्पी याद करना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको याद करना है। और ये भी कि भारत की रियल जीडीपी में 9.2% की ग्रोथ देखी गई है और ये पिछले 12 वर्षों में हाईएस्ट है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कुछ चीज़ें याद रखने की कोशिश करनी है। 21-22 को छोड़ दें, जब कोविड से हम रिकवर हो रहे थे, उस वर्ष को छोड़ दें, तो वाकई में इन 12 सालों में सबसे हाईएस्ट जीडीपी हमने इस ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ हमने 23-24 में ली है। ये जस्ट ऐसे ही कि कुछ भी आ जाए तो हमें तो याद जितना हो उतना अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम मीन्स, ये बहुत फंसने वाला क्वेश्चन है। बहुत ज़माने तक नेशनल इनकम का मतलब रहा था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जब फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी निकाली जाती है तो उसे राष्ट्रीय आय माना जाता था। लेकिन फिर, यानी जब ये एग्ज़ाम हुआ था ना, जब ये 2013 वाला एग्ज़ाम हुआ था, तब भी यही था, तब भी इसका आंसर यही था। लेकिन उसके बाद जो 2018 वाला पेपर हुआ, जिसका पेपर बेसिकली 2020 की जनवरी में हुआ था, उसमें भी समझो यही क्वेश्चन आया और लोगों ने ऑब्वियस ही बात है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आंसर लगाया और उनका गलत हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, इसका आंसर अब एट मार्केट प्राइस है, कि अब जीडीपी का, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे निकाला जाएगा। तो पहले यूँ समझ लीजिए कि पहले फैक्टर कॉस्ट के आधार पे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मार्केट प्राइस पे जीडीपी की गणना की जाती है। तो आप, ठीक है, इसका मैं आंसर ये नहीं कह रहा कि इसका आंसर ये गलत है। उस समय तक इसका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट था, अभी भी ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है, अभी भी नेशनल इनकम को पढ़ते समय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बहुत जगह दिया हुआ होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैथडोलॉजी में परिवर्तन कर दिया गया है, हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के साथ हमने खुद को अलाइन कर लिया है। और पहले भले ही फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती थी, लेकिन अब मार्केट प्राइस पे निकाली जाती थी। एक और बात याद रख लीजिएगा, पहले राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2004-05 था, लेकिन अब आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है। एक लास्ट लाइन में पढ़ देता हूँ, बट फॉर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिस कॉन्सेप्ट स्टिल एग्जिस्ट एट एन एनालिटिकल मेजर इवन इफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज द मेन ऑफिशियल नंबर। ठीक है। होप मैं आपको समझा पाया। 2018-20 की बात माने तो अब मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी काउंट होता है उसे ही राष्ट्रीय आय माना जाता है। सेविंग प्लस कंजम्पशन इज इक्वल टू, देखिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाता है और ये भी मान लेते हैं कि 10,000 रुपये टैक्स में दे देता है, तो इसके पास 90,000 रुपये खर्च करने के लिए होते हैं। 90,000 रुपये इसका डिस्पोजेबल होते हैं। सपोज़ करो ये 70,000 रुपये खर्च कर देता है और 20,000 रुपये सेव कर लेता है, तो अपन ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम या एक्सपेंडेबल इनकम। अब मुझे नहीं समझ में आता कि सी इसका आंसर हो सकता था, क्यों इन्होंने क्वेश्चन डिलीट किया है जब फाइनल आंसर शीट आई,
क्योंकि देखो, सेविंग प्लस कंजम्पशन नेशनल इनकम नहीं होता, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम भी अलग होती है। जैसे अगर यूँ देखो तो ये 1 लाख रुपए इसकी पर्सनल इनकम है, लेकिन टैक्सेस और जहाँ जहाँ इसको कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है, वहाँ से काटने के बाद इसके पास जो खर्च करने योग्य आय है वो इससे थोड़ी कम हो जाती है। तो डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम अलग होते हैं। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगा कोई रीज़न कि ये क्वेश्चन क्यों काटा गया। हालांकि जो इस क्वेश्चन की इंग्लिश दे रखी थी पेपर में वो था एक्सपेंडिचरेबल इनकम, तो उसके लिए सही वर्ड एक्सपेंडेबल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम हो सकता था। तो मे बी, क्योंकि होता है ना कि हिंदी इंग्लिश में से कुछ नहीं होता है तो इंग्लिश सही मानते हैं। हालांकि तुम हर बार एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना कि हिंदी सही माननी है, इंग्लिश सही माननी है। तो ये कि सपोज कि किसी ने कह दिया कि सर इसकी इंग्लिश सही नहीं आई इसलिए गलत हो गया, तो मे भी किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया हो और आरपीएससी ने डिलीट कर दिया हो, बट डिस्पोजेबल इनकम होने पर मुझे लगता है कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज रिलेटेड टू पर्ट एंड सीपीएम? फिजिकल मॉडल है, मतलब जब हम पर्ट सीपीएम की बात करते हैं, अब पर्ट सीपीएम डायरेक्ट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये बेसिकली एक पर्ट होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब बेसिकली इसमें कि आपका कोई प्रोजेक्ट है तो कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो उसको एस्टिमेट करने की, उसका एक अंदाज़ा लगाने की, या किस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए पर्ट टेक्निक यूज़ होती है। तो इसमें ऐसे ना चित्र बनाया जाता है कि पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे, ये एक्टिविटी 25 दिन में होगी, इसके बाद हम ये एक्टिविटी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इनके नाम दे दें, पहले हम ये ए करेंगे, फिर हम ये डी एक्टिविटी करेंगे, बी एक्टिविटी में 20 दिन लगेंगे, मतलब इस तरह से है ना। तो कोई काम कितने दिन में पूरा होगा, फिर मैक्सिमम जितना समय लग सकता है, उसको क्रिटिकल पथ मेथड बोलते हैं, क्रिटिकल पथ निकाला जाता है। मैं इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें आप क्या कर रहे हो, सूत्र का प्रयोग कर रहे हो या चित्र का प्रयोग कर रहे हो, संकेतों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये आपका सिंबॉलिक मॉडल है। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप जैसे ग्लोब फिजिकली आप देख पाते हो, पूरे विश्व का ग्लोब आप देख सकते हो, ग्लोब आपने देखा होगा गोल सा, तो वो एक फिजिकल मॉडल है। किसी चीज़ का छोटा जो रूप होता है, प्रोटोटाइप जो होता है, ग्लोब देख लो, या कोई सोलर पैनल का छोटा सा सिस्टम हो, या आपको मान लीजिए खगोल शास्त्र समझना हो कि सूर्य के चारों ओर कैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसका आपने एक छोटा सा मॉडल बना दिया जिसको आप टच वच कर सकते हो, तो वो फिजिकल मॉडल होगा। और एनालॉग मॉडल एनालॉजी होती है, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करना। तो जैसे तार में करंट कैसे दौड़ता है, दौड़ता है, तो उसको तो देख पाना नंगी आंखों से संभव नहीं है। तो अपन कहते हैं कि जैसे पाइप के अंदर पानी दौड़ता है, वैसे तार के अंदर करंट दौड़ता है। तो अपन ने एनालॉजी इस्टेब्लिश की। समय गुजरता है, तो समय गुजरने को अपन ने क्लॉक के थ्रू बता दिया कि जैसे क्लॉक पे घड़ी टिक टिक करती है, वैसे वैसे समय चलता जाता है। तो ये अपन ने एनालॉजी इस्टेब्लिश की। पर बेसिकली इसमें जो हो रहा है पर्ट सीपीएम में, हम चित्रों का प्रयोग करते हैं, तो ये संकेतों का प्रयोग जो होता है वो सिंबॉलिक मॉडल होता है। ये सारे मॉडल और इसके एग्जाम्पल आगे लिखे हुए हैं। एनालॉग मॉडल आर यूज फॉर, एनालॉग मॉडल्स बेसिकली फिजिक्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल और दिए हैं। तो एनालॉग मॉडल्स का बेसिकली उपयोग फिजिक्स में होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर सिंबॉलिक मेथड मॉडल का यूज़ होता है, जिसमें अपन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं कि इतना प्राइस होगा तो कितनी डिमांड होगी, या अगर हम इतनी लेबर और कैपिटल लगाएंगे तो कितना प्रोडक्शन होगा, हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मूलों के माध्यम से बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में सिंबॉलिकल मेथड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और बॉटनी में भी आप हो सकता है चित्र वित्र बना दो किसी चीज़ के, है ना, तो वहाँ पे दूसरी बात है। यानी फिज़िक्स में एनालॉग मॉडल्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक मॉडल्स का क्या मतलब है? जब हम आर्थिक मॉडल की बात करते हैं तो आर्थिक मॉडल एक आर्थिक सिद्धांत को बताते हैं। हाँ, आर्थिक मॉडल किसी चीज़ की गणितीय व्याख्या करते हैं। हाँ, आर्थिक मॉडल तार्किक कथन होते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए जैसे है ना, किसी का जैसे पॉलिटिशियंस की बात करें तो उनका गवर्नमेंट चलाने का एक मॉडल होता है। जैसे नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं, तो बार बार उनके लिए कहा जाता है कि वो देश को गुजरात मॉडल पे चलाना चाहते हैं। हो सकता है उनका गुजरात मॉडल ये हो कि उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है, वगैरह वगैरह, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, ये उनका एक मॉडल है। तो वैसे ही इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है? इकोनॉमिक मॉडल में यही होता है कि जैसे वो किसी इकोनॉमिक प्रिंसिपल की बात करता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है,
उसका उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, उसका लॉजिक हो सकता है कि अन्य बातें समान रहें तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी, अन्य बातें समान रहें तो सप्लाई बढ़ने पर प्राइजेस कम हो जाएंगे, अन्य बातें समान रहें तो लेबर की मात्रा बढ़ाने पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो मतलब ये कुछ क्या है, लॉजिकल कथन है। तो इकोनॉमिक मॉडल ये सब आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जब आप आर्थिक नीति की बात करते हो तो आर्थिक नीति में फ्री ट्रेड बिल्कुल हो सकता है, हमारी पॉलिसी ये होगी फ्री ट्रेड होगा, कोई भी आओ हमारे देश के साथ धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करते हैं। हो सकता है हम रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में बिलीव करते हो कि नहीं, हम अपने देशी उद्योगों को संरक्षण करना चाहते हैं तो हम इन कंट्रीज़ के साथ या इन वस्तुओं का धंधा नहीं करेंगे, तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी हो सकती है। इसी तरह से सब्सिडीज़ देना भी इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये कोई आर्थिक नीति का टूल नहीं है। पता नहीं कैसे इन्होंने इसका सी आंसर दे दिया है, मतलब इसका इन्होंने कौन सा वाणिज्यिक उपकरण नहीं है तो इन्होंने इसको डी को दिया है, मतलब आंसर इन्होंने गलत दिया है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि आर्थिक अनुदान उपकरण नहीं है, इसका मतलब ये क्या मान रहे हैं, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि WTO तो एक उपकरण है। तो यार WTO तो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी का टूल कैसे हो सकता है? तो मेरे तो समझ से बाहर है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी आना चाहिए। अब राम जाने लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है, RPSC ने ऑब्जेक्शन कंसीडर नहीं किया, ठीक है। इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जब आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हो तो एक्चुअली बहुत बड़ी पॉलिसी होती है। इसके अंदर प्राइसिंग पॉलिसी, वेजेस पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, ये सारी पॉलिसीज़ आ जाती हैं। एक बार के लिए 12 पॉलिसीज़ के नाम है, ये सारे याद कर लेना, ये सारे मिलके आपके इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 से 2014। लगभग ये क्वेश्चन ऐसा है जो सारे एग्ज़ाम में आ रहा है, क्योंकि हर 2-3 साल में एग्ज़ाम होता है और तब तक वैसे तो 5 साल पॉलिसी चलती है, तो हर 2 एग्ज़ाम में कह लो कि हर 2 एग्ज़ाम में एक बार तो आया हुआ है कि फलां फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा कब हुई। तो उस समय चूँकि 2013 चल रहा था, तो 2009 से लेकर 14 तक की पॉलिसी की घोषणा कब हुई। मैं अब अभी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, जब मैं 2025 में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी अगर ये पूछे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 की घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा की गई है 31 मार्च 2023 को, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, और 1 अप्रैल 2023 से लागू है। वैसे जनरली इनका टर्म 5 साल होता है, लेकिन इस बार ये ओपन एंडेड आई है, डायनेमिक आई है। इसकी स्टार्टिंग अवधि बताई है 1 अप्रैल 2023 से नई विदेश नीति लागू होगी, लेकिन कब तक होगी तो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये ओपन एंडेड है, अंत का कोई पता नहीं है। दूसरी बात आपको एक याद करना है कि 2030 तक लक्ष्य रखा है कि हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। हम जो वस्तुओं और सेवाओं का एक्सपोर्ट करेंगे $2 ट्रिलियन तक। एक आप समझते होंगे पर मैं फिर भी बता देता हूँ, 1 मिलियन होता है 10 लाख रुपए और 1 बिलियन होता है 10 लाख को अगर आप 1000 से गुणा कर दो तो, ठीक है। तो 10 लाख इंटू 0 आपका हो गया 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ यानी 1 अरब, ये हो गया 1 अरब। और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 अरब को आप फिर 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 अरब को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 अरब, और हमने जो टारगेट सोचा है वो सोचा है 2 ट्रिलियन, तो ये हो गए 2000 अरब, और वो भी डॉलर। तो रुपीस में कितना होगा, तो हम इतना बड़ा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोच रहे हैं। दूसरी बात, इस नीति में 4 घोषित पिलर हैं, इनके आप नाम याद रखिएगा। मेरे को लगता है कि ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा पिलर नहीं है। इंसेंटिव टू रेमिशन, ये पहला पिलर है। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ये दूसरा पिलर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इनिशिएटिव, ये तीसरा पिलर है। और इमर्जिंग एरियाज, ई-कॉमर्स, SCOMET पॉलिसी, ये सब इसका चौथा पिलर है। तो ये सब आपको याद रखना है। एक आपको ये वाला फुल फॉर्म याद रख लेना है, TEE, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम, और एक स्कीम है MNST स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, पेंडिंग मैटर्स को निपटाने के लिए। तो ये सारा आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जब अपन एकाकी व्यापारी की बात करते हैं
तो एकाकी व्यापारी को अनडिवाइडेड रिस्क लेनी होती है, बिल्कुल सही। मतलब पार्टनरशिप में तो रिस्क 2 3 4 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कंपनी में तो रिस्क बहुत सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एकाकी व्यापारी जो भी है वो खुद पे झेलता है, यानी एकाकी व्यापारी में बड़ा दम चाहिए क्योंकि वो अनडिवाइडेड रिस्क बेयर करता है। उस पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस कम होते हैं, ये बात भी ट्रू है। एकाकी व्यापारी लगभग फ्री हैंड होता है, जो चाहे दुकान खोल दी, जब चाहे बंद कर दी। उसके ऊपर रेगुलेशंस बहुत कम होते हैं, ऑडिट का लफड़ा नहीं, मीटिंग्स बुलाने का और लीगल फॉर्मेलिटीज़ का कोई लफड़ा नहीं। तो एकाकी व्यापारी में बहुत कम कहें सरकारी नियम लागू होते हैं। सेपरेट एंटिटी ऑफ अ फर्म, वेल यहाँ आके बच्चा कंफ्यूज होता है। पहले मैं चौथा बता दूं, अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल एकाकी व्यापारी को अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व का सामना करना पड़ता है। अब ये आ गया कि सेपरेट एंटिटी ऑफ फर्म, ये विशेषता नहीं होती। अब पहले आप समझ लो, अकाउंट्स में जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं व्यापारी अलग होता है और व्यापार अलग होता है, ये दोनों अलग होते हैं। तो यानी अकाउंट्स की बात करें तो व्यापारी और व्यापार का पृथक अस्तित्व होता है, लेकिन अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो व्यापारी और दुकान का पृथक अस्तित्व नहीं होता। व्यापारी ही दुकान है, दुकान ही व्यापारी है, व्यापारी खत्म तो दुकान खत्म। अकाउंट्स में अलग चलता है, लेकिन जहाँ किसी को स्यू करने की बात आती है, कानून में किसी के ऊपर वाद प्रस्तुत करने की बात आती है, तो व्यापारी और व्यापार दोनों को एक ही समझा जाता है। तो यहाँ कानून की नज़र में पृथक अस्तित्व नहीं होता है। तो ये वाला गुण सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है। आपको क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने ये पेपर कौन से चैप्टर में से बनाया है। तो जो हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, वहाँ से उसने क्वेश्चन बनाया है ना। अकाउंट्स का होता तो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती। ठीक है, होप मैं समझा पाया आपको। नेक्स्ट, पार्टनर हु बिकम्स अ पार्टनर इन द फर्म बाय अग्रीमेंट इन्वेस्ट कैपिटल बट नेवर टेक्स एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द फर्म इज कॉल्ड। वापस पढ़ लीजिए। एक साझेदार है जो ठहराव करके, अग्रीमेंट करके पार्टनर बनता है, पैसे भी लगाता है, किंतु सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, यानी दुनिया को एक तरह से पता नहीं चल रहा, वो दुकान पे बैठता तक नहीं है लेकिन उसने धंधे में पैसा लगाया हुआ है, तो ऐसा कहलाता है स्लीपिंग पार्टनर। इंग्लिश में स्लीपिंग पार्टनर नहीं है तो ऑल्सो नोन एज डॉर्मेंट पार्टनर। ऐसे साझेदार को निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। अब बहुत सारे लोग नॉमिनल पार्टनर, जो नाम मात्र का साझेदार होता है, और जो स्लीपिंग पार्टनर होता है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इन दोनों में कुछ विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताओं में ये है कि ये भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी थर्ड पार्टीज़ की तरफ लायबल होता है, स्लीपिंग पार्टनर भी थर्ड पार्टी की तरफ लायबल होता है। तो ये कुछ खासियतें हैं जो नॉमिनल और स्लीपिंग को एक जैसा बनाते हैं। लेकिन एक बहुत बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि नॉमिनल पार्टनर के बारे में तो फर्म चिल्ला चिल्ला के बताती कि ये हमारा पार्टनर है, जबकि स्लीपिंग पार्टनर की आइडेंटिटी छुपाई जाती है। स्लीपिंग पार्टनर दुनिया के सामने अपने आप को डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहता कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, इसलिए वो फर्म में आता भी नहीं है। दूसरा मेजर फ़र्क है कि नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो जनरली पैसे नहीं लगाता, वो केवल अपने नाम यूज़ करने देता है। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो फर्म में कैपिटल लगाता है। तो ये दो अंतर हैं। तो मेन बात यह है कि इसने कैपिटल लगाई है फर्म में, इससे आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन स्लीपिंग पार्टनर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस। तो एक ज़माने में बैंकिंग बिजनेस में 10 साझेदार हो सकते थे, और अन्य साझेदारी की दशा में या अन्य व्यवसाय की दशा में 20 साझेदार हो सकते थे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 जब आया और उसके जो रूल्स बने, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, उसमें कहा गया कि चाहे किसी कैसा भी बिजनेस हो, 50 से ज़्यादा साझेदार अब फर्म में नहीं हो सकते, यानी साझेदारों की अधिकतम सीमा 50 निर्धारित कर दी गई है इन रूल्स के माध्यम से। ठीक है, अभी भी कई बच्चे जैसे कहते हैं कि सर नहीं वो बैंकिंग बिजनेस में तो 10 ही है, अदर बिजनेस में 50 कर दी, 20 को बढ़ा के 50 कर दी। पर देखो यहाँ पे साफ लिखा है, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50% फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस। चाहे किसी भी तरह का व्यापार हो, 50 से ज़्यादा साझेदार नहीं हो सकते। उससे ज़्यादा अगर लोग मिलकर काम करना चाहेंगे तो उनको अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड कराना होगा।
तो 50 अब मैक्सिमम लिमिट है, उस ज़माने में भले 10 रही हो तो रही हो। विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी एंड आउटसाइडर्स। एक वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी वर्सेस जनता या कहें शेयर होल्डर्स या कहें आउटसाइडर्स, सॉरी, कंपनी और जनता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है, तो वो है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। दोनों के बीच क्या संबंध होंगे, क्योंकि देखो एमओए में ही लिखा होता है कि कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, कंपनी का स्कोप क्या होगा। तो हर वो व्यक्ति जो कंपनी से डील करता है उसे कंपनी का एमओए रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, पब्लिक डोमेन में होता है। कंपनी उस एमओए वगैरह को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखती है, कोई भी व्यक्ति आके उसे देख सकता है। तो वो एक सिद्धांत नहीं होता, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। एमओए बनाकर और उसे पब्लिक प्लेस पे अवेलेबल करा के, पब्लिक के लिए अवेलेबल करा के एक तरह से कंपनी अपने बारे में सारी सूचनाएं दे देती हैं। तो बाहरी दुनिया को कंपनी से सौदा करते समय, व्यवहार करते समय उसका स्टडी करना ही चाहिए। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच के संबंधों की व्याख्या करते हैं। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। और प्रॉस्पेक्टस तो कंपनी को जब शेयर्स या डिवेंचर या कोई भी सिक्योरिटी इशू करनी होती है तो लोगों को प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ही इनवाइट किया जाता है कि आइए और ख़रीदिए। सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट किया, कहीं इन्फॉर्म किया जाता है प्रॉस्पेक्टस प्रविवरण के थ्रू। इस क्वेश्चन का आंसर एमओए है, ठीक है। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन टू जनरल मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन। कंपनी के दो सभाओं के मध्य में मैक्सिमम 15 महीने का गैप हो सकता है। अब इसमें भी आप 3-4 बातें याद रख लीजिए। पहली बात तो है कि मैक्सिमम टाइम गैप जो है वो 15 महीने का हो सकता है। एक और बात है कि आरओसी चाहे तो 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है। तो इसीलिए कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर 3 महीने की और परमिशन मिल सकती है ना, पर ये परमिशन कोई आपका राइट नहीं है कि आप कह सकते हो कि नहीं 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 भाई। जनरल रूल तो यही है कि 15, मतलब अगर आपने एक मीटिंग मान लीजिए 1 जुलाई 2023 को बुलाई है तो इसके 15 महीने जोड़ दो, जुलाई से जुलाई और अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अगली मीटिंग आपको अगस्त सितंबर, हाँ, अगली मीटिंग आपको 30 सितंबर 2024 तक करनी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 15 महीने की आपकी अवधि पूरी हो जाएगी। हालांकि विशिष्ट मामलों में आप 3 महीने का आरओसी से एक्सटेंशन ले सकते हो। एक और बात है, कोई अगर नई कंपनी है तो उसकी पहली एजीएम कब होनी चाहिए, तो जहाँ वित्तीय वर्ष अंत होता है वहाँ से 9 महीने के अंदर। तो अगर वित्तीय वर्ष 31 मार्च को अंत होता है तो वहाँ से 9 महीने के अंदर इनको अपनी एजीएम, फर्स्ट एजीएम कर लेनी चाहिए। और जब कंपनी पुरानी हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से लेके 6 महीने के अंदर कंपनी को अपनी एजीएम कंडक्ट कर लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। ये कहते हैं कि प्रबंध अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। तो ये कथन किन्होंने कहा था, तो ये कथन मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा था। आप मैं अगर आपको, क्योंकि मेरे को इसके लॉजिक बनाने नहीं आते, तो मैं अगर आपको ऐसा लॉजिक दूंगा कि देखो इसमें एक लेडी ने कहा है, और लेडी तो क्या है, दूसरे लोगों से ही काम करवाती हैं कि भाई ये कर दो वो कर दो, बेचारे लोग करते रहते हैं। तो फिर आप मेरे को ऐसा कहोगे कि नहीं नहीं आप तो ऐसे ना पुरुषवादी सोच रखते हो, तो इसलिए मैंने लॉजिक देते देते रुक रहा था। लॉजिक तो है ही नहीं पहली बात, तो मुझे तो समहाउ याद रखना है कि किसने ये कहा था कि मैनेजमेंट दूसरे लोगों से कार्य करवाने की कला है। तो ये बात उस स्त्री की खोपड़ी में आई जिसका नाम था मैरी पार्कर फॉलेट, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल आर यूजफुल इन। अपन प्रबंध पढ़ते हैं, प्रबंध में कंट्रोल पढ़ते हैं, कंट्रोल की तकनीकें होते हैं, उनका बेसिकली कहें कि वो क्यों उपयोगी हैं, जो कंट्रोल की टेक्निक्स हैं वो क्यों उपयोगी हैं, वो के मदद से आप एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स की तुलना कर सकते हो। देखो कंट्रोल करते कैसे हैं, पहले कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि हमें ये चाहिए, फिर बंदे परफॉर्म करते हैं तो देखा जाता है एक्चुअल में क्या हुआ, और फिर उन दोनों को कंपेयर किया जाता है, ओके है तो ओके, और नहीं तो फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो कंट्रोलिंग टेक्निक्स का बेसिक पर्पस तो सुधार कार्य करना होता है, और कंट्रोलिंग टेक्निक्स का उपयोग एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में यूज़ किया जाता है। बाकी प्लांट कहाँ लगाना है या नहीं लगाना है तो ये तो प्लानिंग का पॉइंट है। आपके लिए
पुरानी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, मैनुअल काम कराना अच्छा रहेगा या कंप्यूटराइज काम कराना अच्छा रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। और शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवाना, ये तो कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात है, ठीक है। तो ये, लेकिन कंट्रोलिंग का संबंध किससे है? एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करने से है। ये कुछ कंट्रोलिंग की टेक्निक्स दे रखी हैं, कुछ पुरानी परंपरागत तकनीकें हैं, उनके नाम याद रखने हैं, और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनके नाम भी आपको अच्छे से याद करके जाने हैं। इसका आंसर अभी डी है, गिवन बाय हेनरी फेयोल। हम जानते हैं कि हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत इसमें से नहीं दिया था? श्रम विभाजित का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि कार्य को बांट देना चाहिए और विशिष्टीकरण फॉलो करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। समय प्रबंधन ये नहीं था। पद सोपान श्रृंखला, या जिसको स्केलर चेन बोलते हैं, कि ए से सूचना बी के पास आएगी, बी से सी के पास आएगी, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, तो उन्होंने एक पद श्रृंखला का सिद्धांत भी दिया था। आदेश की एकता, एक जो अधीनस्थ है उसको एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, एक कर्मचारी को एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए, वरना कर्मचारी कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसका ऑर्डर माने या किसका नहीं माने, अगर उसे एक से ज़्यादा लोगों से ऑर्डर मिल रहे हैं तो आदेश की एकता होनी चाहिए। तो ये 3 सिद्धांत, और ऑब्वियस सी बात है कुल ये 14 सिद्धांतों की सूची है जो आपको अच्छे से याद करनी है। अगली स्लाइड में मैंने हिंदी में भी दे रखी है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो के नीचे PDF डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नहीं तो आप हमसे डायरेक्ट मंगा सकते हैं व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो आप उसमें देख लीजिएगा, और ये 14 के 14 सिद्धांत आप पढ़ के जाना, क्योंकि पता नहीं वो फिर कौन से बोल दे कि ये 3 हैं और वो कौन सा नहीं है, तो आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। चलिए, समय प्रबंधन का सिद्धांत, टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत नहीं दिया था हेनरी फेयोल ने, ठीक है। ये पूरे सिद्धांत लिखे हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब आपको मैच करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, FW टेलर, बिल्कुल FW टेलर का संबंध वैज्ञानिक प्रबंधन से माना जाता है, ये सही है। प्रोसेस स्कूल, हेनरी फेयोल के लिए भी सही है। सोशल टेक्निकल सिस्टम स्कूल, EL ट्रस्ट, इसको आप रट्टा लगा लीजिएगा, ये भी सही है। ह्यूमन बिहेवियर स्कूल का संबंध उर्विक से नहीं है। मानव व्यवहार विचारधारा पे जो सबसे ज़्यादा काम किया वो किया एल्टन मेयो ने। इसके अलावा डगलस मैकग्रेगर एंड अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने अभिप्रेरण की बताए थे सिद्धांत, तो उनका संबंध मानव व्यवहार से है, ठीक है। तो ये आप 7-8 नोट्स हैं जो सामने स्क्रीन पे दिखे हुए हैं, वो लिख लेना। अब्राहम मास्लो ने आपका जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है ना, जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, वो अब्राहम मास्लो ने दी थी। एल्टन मेयो का संबंध सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट या ह्यूमन बिहेवियर से है। फ्रेडरिक हजबर्ग, इन्होंने वो वाली थ्योरी दी थी आपकी द्विघटक थ्योरी। मोटिवेशनल हाइजेनिक अप्रोच इन्होंने दी थी। लूथर गिल्लिक ने पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया था। आप इसका इसमें एक शब्द, हर शब्द का मीनिंग है, पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा आप सारा पढ़ लीजिएगा। डगलस मैकग्रेगर ने एक्स थ्योरी वाई थ्योरी दी थी। पीटर ड्रकर ने MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और ये मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट वर्ड आए तो आपको पीटर F ड्रकर याद करना है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, FW टेलर, और क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल। तो ये सारे आपको याद रखने, क्या आ जाए भगवान जाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन कैपिटल मार्केट मेन कैपिटल सप्लाई। देखिए कैपिटल मार्केट क्या होता है? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार पुनः 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। नई सिक्योरिटी जहाँ इशू होती है वो प्राइमरी मार्केट होता है। इशू हो चुकी सिक्योरिटीज़ की जहाँ खरीद बेच होती है वो सेकेंडरी मार्केट होता है। इनमें पैसा लगाता कौन है? कैपिटल मार्केट में पैसा कौन लगाएगा? क्या बैंक लगाते हैं? बिल्कुल, बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, बैंक लोगों से जमा ही लेते हैं, उधार देते हैं, एडवांसेस देते हैं। अगर बैंकों के पास पैसा बचता है तो वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यानी वो कैपिटल मार्केट में फंड लगाते हैं अपना। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी तो ये काम करती ही करती हैं, वो लोगों से प्रीमियम लेती हैं, कभी कभी क्लेम्स आ जाते हैं तो उनका सेटलमेंट करती है, बाकी बचा हुआ पैसा वो इन्वेस्ट करती हैं। और जो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशंस होते हैं उनके पास भी जब एक्स्ट्रा पैसा होता है, उनके पास कोई प्रोजेक्ट लगाने को नहीं होता, या टेम्परेरी भी वो अपना पैसा कैपिटल मार्केट में लगा दे देते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे पूंजी बाजार के प्रमुख पूंजी प्रदाता हैं। एक बात आप याद रखिएगा,
कैपिटल मार्केट पे रेगुलेशन का काम सेबी करता है, ये आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज़, जो सेकेंडरी मार्केट होता है, द्वितीयक बाजार या जिसको अपन स्टॉक मार्केट बोलते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी का क्रिएशन नहीं होता है, ये कहना गलत है, बल्कि वहाँ लिक्विडिटी का क्रिएशन होता है। देखिए, अगर मैंने प्राइमरी मार्केट में किसी नई कंपनी के शेयर खरीदे, अब मेरे पास अब देखो, आपको ये पता है ना कि कंपनी के आप शेयर खरीदते हो तो वो हमेशा हमेशा के लिए होते हैं, आपको उसका पैसा कंपनी के लिक्विडेशन पे ही मिलेगा, कंपनी के जब एंड हो जाएगा तो ही मिलेगा। तो अगर आप उन शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो आपके पास सेकेंडरी मार्केट ही ऑप्शन है कि आप स्टॉक मार्केट के थ्रू, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू शेयर्स बेच सकते हो, तो यानी आप अपने शेयर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये कह रहा है कि लिक्विडिटी क्रिएशन नहीं होता, तो ये गलत है। नो पर्टिकुलर प्लेस, क्यों भाई, स्टॉक मार्केट होता है ना, BSE, NSE और भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, तो वहाँ उनका एक निश्चित स्थान होता है, तो ये जो फीचर है वो भी नहीं है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये बात सही है, स्टॉक मार्केट में बहुत मिनिमम सी दलाली पे या बहुत मिनिमम से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, तो वहाँ आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बहुत कम आती है, तो ये इसका फीचर है। तो C आप आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट, न्यू इशू मार्केट इज प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, तो मैंने अभी बताया, नई कंपनी, जब कोई कंपनी है वो पहली बार शेयरों का निर्गमन करती है तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। तो न्यू इशू मार्केट इज प्राथमिक बाजार, नव निर्गमन बाजार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। 4 P's में पहला प्रोडक्ट है, मतलब अगर मैं मेरी बात बताऊं, जैसे मान लो मैं कोर्स बेचता हूं, तो मतलब मैं क्या बेचूंगा, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं उसका क्या प्राइस रखूंगा, मैं उसे, जैसे मेरा तो डिजिटल प्रोडक्ट है, अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट होता तो मैं उसे किस शहर या गांव में बेचूंगा, होलसेलर के थ्रू बेचूंगा, रिटेलर के थ्रू बेचूंगा या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचूंगा, ठीक है, ऑनलाइन बेचूंगा कि ऑफलाइन बेचूंगा, ये सब प्लेसमेंट कहलाता है। और मैं उस प्रोडक्ट को लोगों की नज़र में कैसे लाऊंगा, कैसे लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, इसके लिए मैं क्या प्रमोशन करूंगा, ये सारे मिलके 4 P's बनते हैं। तो प्राइसिंग है, प्रोडक्ट है, इनफैक्ट सबसे पहले प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है, उसका प्लेसमेंट है, लेकिन पैकेजिंग 4 P's में नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग विच होल्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन टास्क टू डिटरमिन द नीड्स, वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट टू डिलीवर द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर एंड सोसाइटीज वेलबींग। इससे आप यूँ समझिए कि मार्केटिंग की अब तक 5 फिलोसफीज या 5 कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, ठीक है। मैं एक एक बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। पहला आपका होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि आप तो चीज़ को बनाओ, बल्क में बनाओ, लोगों को बाज़ार में उपलब्ध कराओ, लोग अपने आप खरीदेंगे, ये होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फिर थोड़ा थ्योरी डेवलप हुई, उनको लगा कि नहीं यार, जो बनाएंगे वो सब नहीं बिकेगा, हमें उसकी क्वालिटी पे काम करेंगे और प्रोडक्ट अच्छा होगा तो अपने आप बिक जाएगा, यानी क्वालिटी पे काम करो। तो फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, पहला था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, बाद में आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। उनका ये कहना है कि आप कितना ही लाख अच्छा प्रोडक्ट बना दो या लाख बुरा प्रोडक्ट बना दो, अगर आप प्रमोशन नहीं करोगे तो नहीं बिकेगा। मतलब आप जिसको बेचने चाहोगे वो बिक जाएगा, लेकिन आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको बार बार चिल्लाना पड़ेगा। तो ये आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। उसमें ना क्वांटिटी पे ध्यान था ना क्वालिटी पे, केवल पूरा ध्यान था प्रमोशन पे कि बेचो सब बिकता है। फिर इसके बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि हम कंज्यूमर की नीड्स, उसकी डिज़ायर्स को समझेंगे। तो यहाँ तक जो लिखा हुआ था ना, उपभोक्ताओं की इच्छित संतुष्टि, है ना, यहाँ तक तो था ना, वहाँ तक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर उसमें एक और आया, सामाजिक अवधारणा, सोसाइटल कॉन्सेप्ट आया। उसमें ये कहा गया कि हम न केवल कंज्यूमर्स की नीड्स को, डिमांड्स को सेटिस्फाई करेंगे, बल्कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने पे काम करेंगे। ऐसा काम करेंगे कि समाज का भी भला हो, ओवरऑल वेलबींग हो। तो यहाँ पे फिर सोसाइटी दिमाग में आ गई आपके, न केवल कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर तो कुछ भी मांगेगा, वो तो चरस गांजा भी मांगेगा, लेकिन वो नहीं, एक ऐसी चीज़ जो उसको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल दे, उसकी हेल्थ अच्छी हो, समाज का भला हो, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो ये फिर आई सामाजिक विपणन अवधारणा, जिसमें भी समाज की भलाई आ जाए ना, तो फिर ये सामाजिक विपणन अवधारणा हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। भाई किसी ने ये परिभाषा दी है कि मार्केटिंग क्या होता है, ये समाज को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है, जीवन स्तर देता है। तो ये एक मजदूर आदमी ने कहा, मजूर, पॉल मजूर ने कहा, बताओ
ऐसे समझने के लिए जस्ट मेरे को मैंने बताया ना, मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिक बनानी नहीं आती, लेकिन मजदूर आदमी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने की बातें कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फेमस परिभाषाएं हैं, वो मैंने लिख दी, जैसे ऐसे ही लिख दी, कॉपी पेस्ट है जी कहीं से। फिलिप कोटलर ने देखो क्या कहा है, उसने कहा है मार्केटिंग सीखने में एक दिन लगता है, लेकिन उसको मास्टरी करने में पूरा जीवन लग जाता है। क्या शानदार बात की है, मतलब मार्केटिंग गजब चीज़ है ना। प्रोडक्शन करना भी एक चीज़ है, चैलेंज होता है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है मार्केटिंग। उनके हिसाब से मार्केटिंग एक दिन में सीखी जा सकती है, लेकिन उसको मास्टर करने में पूरा जीवन लग जाता है। और पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि मार्केटिंग का जो मकसद है, मार्केटिंग का मकसद कस्टमर की जो इच्छाएं हैं उसको इतने अच्छे से समझना है कि आप उसने अच्छे से समझ जाओ उसको, कि आपका प्रोडक्ट अपने आप उन इच्छाओं में फिट बैठ जाए। यानी अगर आप समझ जाए कि एग्जैक्टली कस्टमर चाहता क्या है, तो अगर आप फिर वैसा प्रोडक्ट बनाओगे तो वो अपने आप उस जगह को भर लेगा, ठीक है। और इसके अलावा पीटर एफ ड्रकर ने व्यवसाय से संबंधित भी एक दी है कि व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक बनाना और ग्राहकों को बनाए रखना है, ठीक है। चलिए और भी देख लेना, परिभाषाएं लिखी हुई है सारी स्क्रीन पे। अच्छा, मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मार्केटिंग का महत्व किस लिए है? इससे मिनिमम कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। बिल्कुल, देखिए अगर आप मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं तो फिर बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप पहले ही कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को समझ जाते हैं, तो फिर जब आप उस प्रोडक्ट को लाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत फिर सेल्समैन को, मिडिलमैन को नहीं करनी पड़ती, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाती है। इससे आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करते हो, क्योंकि आप समाज को नई नई वस्तुएं उपलब्ध कराते हो, उनको जीवन स्तर प्रदान करते हो, कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस तरह से आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हो, और मार्केटिंग से ही आप रिसर्च के द्वारा उनकी नीड्स को समझ के नए नए प्रोडक्ट्स बाज़ार में लाते हो। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ये सब मार्केटिंग का महत्व है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि कोर्स में है तो कुछ धाराएं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कम से कम मैं ये 10 धाराएं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको याद करके जानी है, ठीक है। अभी अनुबंध का संबंधित और धारा 2H से है, ठीक है। 2A बताती है ऑफर क्या होता है। ऑफर जब स्वीकार हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। 2B जो पहले प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावक कहते हैं, बाद में वो प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद वचनदाता बन जाता है। जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है वो प्रस्ताव ग्रहीता होता है, और बाद में वो वचन ग्रहीता बन जाता है। ये 2C में समझाया गया है। 2D में कंसीडरेशन बताया गया है कि अनुबंध में कुछ के बदले कुछ लेना देना पड़ता है। 2E अबाउट अग्रीमेंट। 2F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। 2G इसे जैसे आप यूँ याद कर सकते हो कि आजकल 2G का तो ज़माना ही गया, आजकल तो 2G बेकार हो गया है तो व्यर्थ हो गया है, तो 2G व्यर्थ हो गया है, तो व्यर्थ अग्रीमेंट के लिए है। 2H H कॉन्ट्रैक्ट। 2I वॉइडेबल और 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आप वॉइड अग्रीमेंट अलग चीज़ होती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ होती है, याद रखिएगा। 2G और 2J में कंफ्यूज मत हो जाना। वॉइड अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले ठीक होते हैं, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है तो बाद में व्यर्थ हो जाते हैं। तो ये आपको 10 की 10 परिभाषाओं के मतलब कहें धाराओं के जो नंबर हैं वो धाराएं याद करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद है इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रॉड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी। अगर देखो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, अब एक व्यक्ति है वो दूसरे के साथ अग्रीमेंट करना चाहता होगा और उसके लिए बहुत सारी बातें ऐसी है जो झूठ बोलता है, झूठ बोल के पटा देता है, ठीक है। सपोज करो मुझे मान लो मेरा कोई कोर्स बेचना है, ठीक है। अभी तो मैं साफ साफ बताता हूँ कि मेरा ये कोर्स है तो इसके अंदर क्या है, और ये वाला कोर्स है तो इसके अंदर क्या है। पर सपोज करो मुझे मेरा कोर्स चिपकाना है लोगों को, तो मैंने क्या किया, इस आदमी को झूठ बोला कि मैंने इस कोर्स में ये भी दूंगा ना वो भी दूंगा, ऐसे करके इसकी मैंने स्वीकृति ले ली। तो ये मैंने जो स्वीकृति प्राप्त की है वो फ्रॉड के आधार पर प्राप्त की है। अगर मैंने ऐसा किया है तो ये स्वीकृति फ्रॉड के आधार पे है, और ऐसी स्वीकृति को स्वतंत्र स्वीकृति नहीं कहते। और जब स्वीकृति स्वतंत्र नहीं होती है तो जो ठहराव होता है वो व्यर्थनीय हो जाता है, वो वॉइडेबल हो जाता है। यानी इस व्यक्ति ने मेरे साथ मेरी फ्रॉड वाली बातों में आके अग्रीमेंट कर तो लिया, लेकिन आगे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। इसके बाद ये चॉइस रहेगी कि वो आगे जाके अग्रीमेंट को व्यर्थ समझ सकता है, और वो चाहे तो अग्रीमेंट में बना रह सकता है, वैलिड रह सकता है। तो कपट द्वारा सहमति प्राप्त की हो तो अनुबंध व्यर्थनीय हो जाएगा। नेक्स्ट,
इफेक्ट ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट, जैसे दो व्यक्ति शर्त लगाते हैं, सपोज करो आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं और मान लीजिए कि एमआई वर्सेस डीसी का फाइनल है। मान लीजिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो अभी तक फाइनल होना बाकी नहीं है, लेकिन मान लीजिए 2025 के एमआई वर्सेस डीसी का मान लीजिए फाइनल हो रहा है और मैंने शर्त लगाई कि एमआई जीतेगी और सामने वाले ने कहा नहीं डीसी जीतेगी और हमने 1000 रुपये की शर्त लगा दी, तो दांव लगा दिया। इसको बोलते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट और ये पूरी तरह व्यर्थ होते हैं। इसका मतलब अगर मैं शर्त जीत भी गया और वो सामने वाला मुझे 1000 रुपये नहीं देता तो मैं कानून की मदद से तो 1000 रुपये उससे प्राप्त नहीं कर सकता, और किसी तरीके से मारा कूटी करके या कोई और तरीका हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कानून आपकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि जो बाजी के ठहराव होते हैं जिसमें आप बाजी लगाते हैं या शर्त लगाते हैं, तो ऐसे ठहराव पूरी तरह से व्यर्थ होते हैं। और कुछ राज्यों में, गुजरात और महाराष्ट्र में तो इनको इलीगल माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक वर्ड होता है डिस्चार्ज, जनरली अस्पतालों में यूज़ होता है कि जब वहाँ से मरीज छूट जाता है तो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज का मतलब होता है छूट जाना। तो जब अनुबंध के जो पक्षकार होते हैं वो अनुबंध से मुक्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज। अब बात है कि वो कैसे हो सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप परफॉर्म करो, जो आपने अनुबंध किया था, जो आपने वादा किया था उसे पूरा करो और अनुबंध के निष्पादन करके आप अनुबंध को समाप्त कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप आपस में अग्रीमेंट करके अनुबंध को समाप्त कर लो, ये सारा आप डिटेल से पढ़ लेना। तीसरा तरीका ये है कि जब अनुबंध का निष्पादन असंभव ही हो जाए तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। कभी कभी कानून के लागू हो जाने से, जैसे किसी की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई या अनऑथोराइज ऑल्ट्रेशन हो गया, तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। कभी कभी समय व्यतीत होने की वजह से भी अनुबंध को समाप्त समझ लिया जाता है। और सबसे घटिया तरीका, जैसे सबसे अच्छा तरीका है अनुबंध का निष्पादन करके समाप्ति करना, तो सबसे घटिया तरीका है अनुबंध भंग करके अनुबंध को समाप्त करना। तो ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अनुबंध समाप्ति की विधि है, परफॉर्म करके, म्यूचुअल अग्रीमेंट से, राजनियम के लागू होने से, उपरोक्त सभी। तो ये 6 तरीके हैं जिनसे पक्षकार अपने अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन। पहले जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे आया था। अब सिलेबस चेंज हो गया है, उसमें साफ नाम कोट आ गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो मैं 2019 लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, लेकिन अब नया अनुबंधी कोर्स में है जब मैं बात आपसे 2025 में कर रहा हूं। तो ये कह रहा है कि ये लागू कब से हुआ, अप्रैल 20 से कि जुलाई 20 से कि अगस्त 19 से। तो अगस्त 19 में तो ये आया था, लेकिन ये लागू हुआ था जुलाई 20 से। ठीक है, तो आप इसमें भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया देख सकते हैं, उसमें 9 अगस्त 2019 को नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन ये कि 20 जुलाई 2020 को वो तारीख हुई जिससे इस अधिनियम के जो भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो प्रवृत्त होंगे, एनफोर्सेबल होंगे। तो जुलाई 20, उसमें भी अगर आप याद रख सकें एग्जैक्ट डेट 2020, इसमें 20 जुलाई 2020 है। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल, इसमें कह रहा है मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, तो आपको ये याद ही रखना है, इसमें अधिकतम 36 मेंबर हो सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अधिकतम 36 मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन। अपने को पता है इसमें त्रिस्तरीय ढांचा है। अगर कोई शिकायत आ गया, आपको उसका निवारण चाहिए, तो सामने त्रिस्तरीय ढांचा है। ठीक है, उसमें सबसे पहले है आपका जिला आयोग। इसमें अगेन आप याद रखिए कि एक है सदस्य और एक है आपका राष्ट्रपति। तो जिला आयोग, इसमें आप टेबल से याद कर सकते हैं, पर मैं जैसे ऐसे ही है ना जिला आयोग की बात करते हैं। जिला आयोग पे है 4, ठीक है, 4 और 65, मतलब क्या है, 4 साल का मैक्सिमम टर्म होगा और 65 साल अगर पहले हो गए, ठीक है ना, तो 4 साल या उस व्यक्ति की आयु 65 साल होने, दोनों में से जो भी पहले हो। और अगर अपन स्टेट कमीशन की बात करें तो उसमें मेंबर के लिए 4-65 ही है, यानी उसका कार्यकाल अधिकतम 4 वर्ष का होगा या आयु के 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। लेकिन स्टेट कमीशन यानी जो राज्य आयोग का अध्यक्ष है, उसके लिए यहाँ पे है 467, यानी यहाँ पे भी कार्यकाल 4 वर्ष का ही है, लेकिन
67 वर्ष उसकी एक तरह से रिटायरमेंट एज है, 67 वर्ष तक वो काम कर सकता है। तो 4 साल पूरे हो जाएं या 67 ऑफ ईयर ऑफ एज पूरी हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। अगर हम राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो यहाँ पे 5 65 है, 5 67 है और 5 70 है। यानी राष्ट्रीय आयोग के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा, लेकिन इसकी अधिकतम आयु 67 वर्ष है और इसकी अधिकतम आयु 70 वर्ष है। तो इसे आप टेबल को अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। अभी तो इन्होंने अपन से राज्य आयोग का कार्यकाल ही पूछा, तो कार्यकाल तो शुरुआत में सबका ही 4 साल ही है, इतना ही है, एज का लफड़ा डाला नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाय, ये अच्छा सा क्वेश्चन था, ये कन्फ्यूज, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट करता है, लेकिन प्लानिंग परवेसिव होती है, सर्वव्यापी होती है, सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पे की जाती है। हालांकि उनकी प्लानिंग का लेवल अलग होता है। अगर जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है, तो अगर कोई केवल ये पूछे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कौन करता है, तो वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट आएगा। और मिडिल मैनेजमेंट जो होता है वो टैक्टिकल प्लानिंग करता है, यानी चातुर्यपूर्वक प्लानिंग करता है, ठीक है, क्योंकि उनको काम करवाना होता है नीचे की लेबर से। और लोअर मैनेजमेंट जो होता है वो ऑपरेशनल प्लानिंग करता है, परिचालन प्रबंधन करता है। तो तीनों का विज़न भी अलग अलग होता है। जो आपका टॉप लेवल का है उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, जो आपका बीच वाला है मिडिल मैनेजमेंट होता है उनका रेंज, उनका विज़न भी मिड टर्म होता है, और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है उनका तो बहुत शॉर्ट टर्म वाला मैनेजमेंट होता है। लेकिन मैनेजमेंट सबके द्वारा ही किया जाता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। इस तरह में अलग अलग है और उनका क्षेत्र अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेप वाइन इज अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन, तो ग्रेप वाइन या हिंदी में वर्ड आएगा अंगूरी लता। अगर एक बार आप देखो अंगूर का गुच्छा अगर आपने देखा होगा तो उसमें अजीब सा डिज़ाइन होता है, तो उसी तरह से ग्रेप वाइन बेसिकली ये टर्म कहाँ यूज़ होती है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। और इस तरह का कम्युनिकेशन कहाँ देखने को मिलता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वहाँ ये देखने को मिलता है। वहाँ पे आपस में गॉसिपिंग के द्वारा, आपस में डिस्कशन के द्वारा, अफवाह के द्वारा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के द्वारा, वहाँ मतलब जो कम्युनिकेशन है वो जंगल में आग की तरह फैलता है। ए से इन्फॉर्मेशन बी को पहुँची, बी ने सी और डी को दी। तो आजकल ये जैसे अपन व्हाट्सएप करते हैं एक से वहाँ, तो आप सोचो ना, एक आप सोचो, एक होता है पब्लिक कमीशन और एक होता है अभ्यर्थी। तो कितनी बार ऐसा होता है कि पब्लिक कमीशन से सूचना अभ्यर्थी को पहुंचती है या गवर्नमेंट से कोई सूचना अभ्यर्थी को पहुंचती है। होता रियल लाइफ में आप जानते हो खुद कैसा होता है, किसी ने किसी के पास कोई सूचना आ जाती है, फिर वो 2 व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता है, वो आगे 4 टेलीग्राम ग्रुप में भेजता है और आगे से आगे वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तो वो क्या है, वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। और वो किस तरह के संगठनों में यूज़ होता है, इनफॉर्मल या अनौपचारिक संगठनों में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डायरेक्शन, ये 2011 में भी क्वेश्चन आया इसी तरह का। तो सुपरविज़न किया जाता है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन करना है, आपको निर्देशन देना है, निर्देश देने हैं, तो सबसे पहले उनका सुपरविज़न होगा। सुपरविज़न के बाद आप उनसे ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेट भी करोगे, पहले भी करोगे बाद में भी करोगे। लीडरशिप भी उसके अंदर आती है, लेकिन फॉरकास्टिंग उसमें नहीं आती। फॉरकास्टिंग का संबंध कहीं ना कहीं प्लानिंग से है। आपको निर्देशन में 4 चीज़ें याद रखनी है। निर्देशन में नेतृत्व होता है, कम्युनिकेशन संप्रेषण होता है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन होता है, और उससे पहले उनको सुपरवाइज किया जाता है। तो ये चारों पढ़ लीजिएगा, चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर सबके अंदर अंदर पॉइंट है, लीडरशिप के स्टाइल्स हैं, कम्युनिकेशंस की थ्योरी हैं, ठीक है। ज्ञान अनंतम। चलिए नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोजेक्ट जो जनरली लंबी अवधि के होते हैं, अगर आप चाहते हो कि वो समय पे पूरे हो जाए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसको MBO बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जिसको MBE बोलते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल या PERT। तो PERT का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो वो होता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अगर कोई सपोज एक कोर्स ही है, मान लीजिए आप एक कोर्स में एंटर हुए और वो एक लंबा कोर्स है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि पहले मैं ये काम करूँगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, साथ के साथ मैं ये वाला काम भी कर लूँगा, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो आप एक तंत्र चित्र बनाओगे, सब कुछ अच्छा गया तो कितना समय लगेगा, बुरी सी बुरी स्थिति हुई तो क्या समय लगेगा,
जनरली कितना समय लगना चाहिए, उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके एक प्रोजेक्ट में लगने वाली लेंथ को समझा जाता है। क्या के बाद क्या करेंगे, क्रिटिकल पथ का निर्धारण किया जाता है। तो कुल मिला के प्रोजेक्ट को टाइमली पूरा करने की कोशिश की जाती है PERT तकनीक के थ्रू। तो PERT एक नियंत्रण तकनीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज लाइक दैट अ हब इन अ बाइसिकल व्हील। तो जैसे अगर ये तो अब खैर पुराना क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी अब कोर्स में नहीं है। जब अपन 2025 में एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो कोर्स में नहीं है कंपनी सेक्रेटरी। पर जैसे एक साइकिल का पहिया होता है तो उसमें जो धुरी होती है जिस पे राउंड राउंड पहिया चलता है, तो कंपनी सेक्रेटरी की स्थिति वैसी ही है कि वो इतना इम्पोर्टेंट है पद, क्योंकि वही डिसाइड करता है कब बोर्ड मीटिंग होगी, कब AGM बुलाए जाने से संबंधित कार्रवाई सब वही करता है। तो WR स्प्रिगल ने ये परिभाषा दी थी कि उसकी स्थिति वही है, उसकी इम्पोर्टेंस वही है जो एक पहिए में धुरी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो, कंपनी सेक्रेटरी की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप कहोगे हाँ। उसकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, आप कहोगे हाँ। उसे कंपनी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, आप कहोगे हाँ। और फिर ऑनेस्ट होना चाहिए, हाँ, आप कहोगे हाँ भाई हाँ। लेकिन इसने देखो बातों बातों में क्या बोला, उसकी प्रोफेशनल क्वालिटी, पर्सनैलिटी अच्छी होना ये उसकी पर्सनल क्वालिटी है। मेमोरी शार्प होना भी ये उसकी पर्सनल क्वालिटी है। ऑनेस्ट होना भी उसकी पर्सनल या मतलब उसके कैरेक्टर की क्वालिटी हुई, पर्सनल क्वालिटी है। लेकिन उसे कंपनी लॉ की अच्छी नॉलेज हो, ये है उसकी पेशेवर क्वालिटी, ये है उसका पेशेवर गुण कि उसे काम आता हो, ठीक है। मैं कहता हूँ जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर गोरा चिट्टा होना चाहिए, हाँ। 6 फुट लंबा होना चाहिए, हाँ। मुस्कुराने वाला होना चाहिए, हाँ। पर ये सब बातें छोड़ो, मेन उसको डॉक्टरी आनी चाहिए, दैट इज़ उसको इलाज करना आना चाहिए। ये मेन और उसका मेन प्रोफेशनल गुण है। बाकी चीज़ें आती हो ना आती हो शायद कम मैटर करेगा, अगर इलाज अच्छा करता हो तो फिर सब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। भाई लगातार 3 क्वेश्चन कंपनी सेक्रेटरी पे। कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट प्रमोटर भी किया कर सकता है, डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू भी किया जा सकता है। शुरू में जब कंपनी बनती है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के लिए, उस समय कंपनी तो अस्तित्व में आती नहीं है, तो उस समय प्रमोटर ही है जो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। और यूँ कहें कि एक बार जब कंपनी बन जाती है तो फिर जनरली संचालक, उनको अगर अधिकार मिला हुआ है तो वो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंट करते हैं। कई बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में लिखा हुआ होता है कि कंपनी सचिव की नियुक्ति कैसे की जाएगी, कौन करेगा, ये वहीं लिखा हुआ होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन अब मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने की स्थिति में हूँ। देखिए समझिएगा, किसी विशिष्ट कृत्य के संचालन एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं अध्ययन की प्रक्रिया है। कितना टफ काम है, पर यूँ आप समझिए। देखिए, जॉब वर्ड है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपन एक जनरल बात करते हैं ना, बिल्कुल आप 2 मिनट क्वेश्चन छोड़ दो, इसको समझ लो। सबसे पहले अपन जॉब को एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक स्कूल खोल लिया, स्कूल खोलने का सोच लिया, खोल भी लिया, तो मैं क्या सोचूंगा कि क्या क्या काम मुझे करने होंगे। बच्चों को पढ़वाना होगा, उनकी अटेंडेंस लेनी होगी, उनकी सेफ्टी रखनी होगी, ये सब मैं एनालिसिस करूँगा। फिर इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, अभी आगे और आएगा, ठीक है। फिर उसको, जो मैं काम चाहता हूँ उसको कौन पूरा करेगा, उस व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो जॉब स्पेसिफिकेशन होगा। और फिर जो लास्ट में मैं उसका परफॉर्मेंस देखूंगा कि उसने वो सारे काम जो मैंने सोचे थे वो उसने किए या नहीं किए। सबसे पहले मतलब आप क्या क्या काम करवाना चाहते हो ये सोचा जाएगा, और जिससे आप काम करवाना चाहते हो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यानी जॉब एनालिसिस जो होता है इसी के अंदर आ जाएगा, आप उससे क्या क्या करवाना चाहते हो और जिससे आप करवाना चाहते हो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। और एक बार जब आप उसको अपॉइंट कर लोगे तो फिर बाद में उसका परफॉर्मेंस मेजर होगा। तो कोई विशिष्ट कार्य जैसे टीचिंग, उसको टीचिंग को करने और उसकी जो ड्यूटीज़ है उसके संबंध में सूचनाओं का एकत्रीकरण और अध्ययन, ये सबसे पहले होता है। तो ये कहलाएगा कृत्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा पाया। अब आप इसको देखिए,
सबसे पहले ये जो जिस तरह के ऑप्शन में क्रम है, वैसे सबसे पहले होता ये है जॉब एनालिसिस, लेकिन अपन इसको यूँ पढ़ लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि जॉब क्या है, करना क्या है। इट टेल्स व्हाट द पर्सन हैज़ टू डू इन द जॉब। मतलब वो आदमी आएगा तो वो क्या करेगा। अगर मान लो कि मैं टीचर को रिक्रूट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, या वो क्या करेगा। एक वो छात्रों को पढ़ाएगा, एक वो अपना टीचिंग प्लान बना के लाएगा। आप अपने पे सोच लीजिए, वो बच्चों का होमवर्क चेक करेगा और वो स्टाफ की जब जब मीटिंग होगी वो करेगा। तो ये आपने क्या किया, जॉब को डिस्क्राइब किया कि आप अगर यहाँ आओगे तो आपको ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन ये सब उसको बुलाने से पहले ही हम सोच लेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि वो इंटरव्यू के लिए आ गया और वो पूछेगा बॉस मुझे करना क्या है, सर मुझे करना क्या है, तो आप उसको जॉब डिस्क्राइब करोगे कि ये करना है। लेकिन ये जॉब डिस्क्रिप्शन का काम सेकंड नंबर पे है। उससे पहले आपने जॉब एनालिसिस के समय ये सारा सोच लिया होगा। ठीक है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, हु कैन डू द जॉब, इस काम को करेगा कौन। यानी ये बताता है कि इसके लिए किस तरह का पर्सन आपको चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता, क्या अनुभव होना चाहिए। सपोज करो अब ये सारे काम करने हैं तो हर चलता आदमी बोले मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगा, तो आप मान थोड़ा नहीं लोगे। तो आपको क्या चाहिए कि तेरे पास एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तेरे पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपको चाइल्ड साइकोलॉजी या पैडागॉजी जो होती है वो पढ़ी भी होनी चाहिए। ये सारा अगर आपको आता है तो आप स्पेशलिस्ट हो। स्पेशलिस्ट वर्ड की स्पेलिंग देखना, स्पेसिफिकेशन से आधी मिलती जुलती है कि आप इसके लिए ठीक हो। तो ये दोनों काम जॉब एनालिसिस के दौरान ही कर लिए जाते हैं और उसके बाद जॉब परफॉर्मेंस आप समझते हो। यहाँ देख लीजिए, जॉब एनालिसिस सबसे पहले आता है, इसी की मदद से जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन तय होता है और उसके बाद जॉब परफॉर्मेंस होती है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, ये भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। पहले प्रमोशन होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले भर्ती तो करो बंदे को, सबसे पहले तो उसे नौकरी पे रखो। तो सबसे पहले भर्ती होती है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दो, क्योंकि वो आएगा, वो तो कच्ची मिट्टी है, उसको क्या पता आपकी संस्था में काम कैसे होता है। तो आप उसकी ट्रेनिंग पे काम करो, प्रशिक्षण दो उसको। ठीक है, प्रशिक्षण दे दिया, साल 2 साल उससे काम कराओ, या सपोज करो 6 महीने काम कराओ। 6 महीने काम करके ये देखो कि उसने अपना कार्य कैसा किया है, यानी ये उसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करो जो उसने परफॉर्म किया है, आप अग्री हो नहीं हो। और लास्ट में अगर आप ठीक पाते हो तो प्रमोट कर दो उसको, नहीं प्रमोट करना चाहते दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कर दो, डिमोशन कर दो, जो भी करना है। तो ये बात की चीज़ें हैं। तो क्या रहा सीक्वेंस, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हमने किया है रिक्रूटमेंट, उसके बाद किया है ट्रेनिंग, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एट लास्ट प्रमोशन। तो सबसे पहले मुझे 3 चाहिए, 3 यहाँ पे है, फिर मुझे 4 चाहिए, वो यहाँ पे है, फिर मुझे 2 चाहिए, वो यहाँ नहीं है, तो ये यहाँ ठीक है। 3 4 2 1, तो इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है, रिक्रूट ये समझ ही गए आप, इसको एक बार पढ़ लीजिए, जो साइड में लिखा हुआ रहता है ना मैटर, वो एक बार आप देख लिया करो। 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम फर्स्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये स्टाफिंग वाला क्वेश्चन है, जहाँ अपन रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग देते हैं। तो सिलेक्शन में हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो आप स्टेप्स देखिए। एक लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, एक लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और इंडक्शन। तो देखिए, इनमें से सबसे पहले होगा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। सबसे पहले प्रारंभिक लेवल पे ही साक्षात्कार लेके हम देख लेंगे कि कौन से लोग फिट हैं या इंटरव्यू लायक भी हैं या नहीं। मतलब उनका राइटिंग में टेस्ट करवाना है या मेन इंटरव्यू करवाना है, वो बात की बात है। एक होता है स्क्रीनिंग हो जाती है शुरू में ही। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, उसके बाद और भी स्टेप है, लेकिन अगर उसके बाद देखें तो इसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। और ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल होता है, जिसको मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं कि बंदा फिट है, फिट टू ज्वाइन बोलते हैं उसको। और उसके बाद इंडक्शन, जब आप नए कर्म संस्था में आते हो तो आपको संस्था से परिचित करवाया जाता है, आपके साथियों से परिचित करवाया जाता है, उसको इंडक्शन बोलते हैं। आप ये पूरा सीक्वेंस याद कर लीजिए। सबसे पहले लेवल पे है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, उसके बाद ये देखने के बाद कि बंदा एलिजिबल है वगैरह और फिट है, स्किल सेट मैच होता है, तो उसके बाद हम उनसे एप्लीकेशंस लेते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करते हैं, अगर कोई राइटिंग में टेस्ट लेना है तो वो लेते हैं, और अगर उसके बाद आर्टिकुलेशन की ज़रूरत है कि आप प्रेजेंटेशन दे पाते हो या नहीं, तो आपका एक इंटरव्यू कराया जाता है।
उसके बाद रेफरेंस चेकिंग होती है कि आपने पहले कहाँ काम किया है, आपका कैरेक्टर कैसा है, रेफरेंस चेकिंग होती है। उसके बाद जॉइनिंग से ठीक पहले आपका मेडिकल होता है कि आपका सब कुछ मामला ओके है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद या आपको पोस्टिंग दे दी जाती है और वहाँ पे फिर इंडक्शन की प्रोसेस होती है। तो इनमें से सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है। नेक्स्ट, प्रोपाउंडर ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो उद्यमिता से क्वेश्चन है और एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे स्कूल हैं, तो उसमें इनोवेशन थ्योरी, नवाचार विचारधारा किन्होंने दी थी, तो ये दी थी जोसेफ शुम्पीटर ने। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, आगे और लिखी हुई है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। आर्थिक विचारधाराएं हैं जिसमें नाइट ने और लिबनस्टेन ने दी हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं में दी है शुम्पीटर ने नवीन विचारधारा, और सोशलॉजिकल थ्योरीज भी हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैक्स वेबर, क्रॉकॉन वगैरह की है, तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, मेजर प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, तो DIC ये होते क्या है, तो नीचे जरा मैं पढ़ता हूँ। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो जिला उद्योग केंद्र हैं जो कि इंटरप्रेन्योर्स को मदद करेंगे, ये सरकारी संस्थान होते हैं। इनकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME का जो मंत्रालय होता है जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को देखता है, उसके अंतर्गत की जाती है। और इसका मकसद है कॉम्प्रिहेंसिव यानी सर्वव्यापी या सर्वांगीण सपोर्ट देना, और मकसद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले, और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग में असिस्ट करने के लिए है। लेकिन क्वेश्चन बेसिकली ये था, मैं पहले समझना चाह रहा था कि जिला उद्योग केंद्र होता क्या है। तो अब जिला उद्योग केंद्र में क्या समस्याएं हैं, स्टाफ का अभाव है, वित्तीय समस्या है, समन्वय का अभाव है, उपरोक्त सभी। तो आप इसका आंसर याद कर लीजिए और कोई ऑप्शन नहीं, उपरोक्त सभी जिला उद्योग केंद्र, जो वैसे उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए हैं लेकिन वो खुद इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। लास्ट स्टेप टेकन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस वेंचर, देखिए अगर एक उद्यमी है तो देखिए उद्यमी, अब इनको ज़्यादा ऑप्शन देखिए। उद्यमी क्या करता है, फाइनेंस अरेंज करता है, वेंचर स्ट्रक्चर बिल्ड करता है, कमेंसमेंट ऑफ द वेंचर करता है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। इनमें से आप अगर उद्यमी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले होता है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, अवसरों का विश्लेषण कि मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट में अभी ऐसी कौन सी डिमांड है जिसको मैं ब्रिज कर सकता हूँ, मैं पूरी कर सकता हूँ, एक ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बर्निंग प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ और एज ए मैं सॉल्यूशन ला सकता हूँ। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी एनालिसिस होता है। फिर आपके दिमाग में आ गया, फिर आप फाइनेंस अरेंज करोगे। अगर आप शार्क टैंक वगैरह गेम्स देखते हो तो उसमें क्या होता है, किसी के दिमाग में आइडिया होता है कि मैं ये चीज़ ले आऊँगा, फिर वो फाइनेंस के लिए उनको पिच करता है कि ताकि कोई फाइनेंसिंग फंडिंग मिल जाए। उसके बाद स्टार्ट किया जाता है, अगर आपको कंपनी बनानी है तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस है, फैक्ट्री वगैरह जो डालनी है, सेटअप जो डालना है, तो आप वो सब करते हो। और उसके बाद फाइनली वेंचर स्टार्ट होता है। तो इसने कहा कि एक बिजनेस स्टैब्लिशमेंट को में लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है वेंचर शुरू करना। कई बार बोलेगा सर वेंचर शुरू करना लास्ट कैसे हो सकता है, ये जो प्रोसेस है ना, जो जर्नी है भाई, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, मैंने बताया ना, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करेगा, फिर फाइनेंस अरेंज करेगा, फिर सेटअप डालेगा लास्ट, और फिर धंधा शुरू कर देगा। तो ये उस प्रोसेस का लास्ट हिस्सा है। ठीक है, तो घुमा के दिया है, मतलब अच्छा सा ही क्वेश्चन है, स्वीट सा, लेकिन घुमा के दिया है, तो कहीं ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अगर आप मार्केटिंग रिसर्च करने गए, मार्केट की रिसर्च, देखो धंधे में घुसने से पहले बाजार का रिसर्च करना चाहिए। आपको लग रहा है कि मैं जूता बेच लूँगा, पर जूते की पहले ही 1000 दुकानें हैं, हर तरह का जूता बाजार में अवेलेबल है, तो फिर आपसे कौन खरीदेगा, आप कहोगे। तो आपके पास एक रिसर्च या डेटा होना चाहिए कि आप क्या लेके मार्केट में उतर रहे हो, क्योंकि पूंजी लगता है, मेहनत लगता है, तो मार्केट का रिसर्च करना चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। हाँ, प्राइसिंग क्यों होगी, एडवर्टाइजिंग क्यों होगी। देखिए मार्केटिंग वर्ड है, मार्केटिंग रिसर्च, आप केवल मार्केटिंग शब्द मत पकड़ो। कह रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है, तो डेफिनेट आप डेटा कलेक्ट करोगे। आप कभी भी स्टैटिस्टिक पढ़ लो, आप रिसर्च करने जाओगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझोगे। सपोज करो मैं जूते की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये समझूंगा कि मेरा जूता किसके लिए है, कौन खरीदेगा। उसके बाद मैं रिसर्च कैसे करूँगा, मतलब
100 लोगों से पूछूंगा कि 1000 लोगों से पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा, तो रिसर्च प्लान बनाया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जो चीज़ें समझ में आई, जो फाइंडिंग्स निकल के आई, उनको देखा जाता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो मार्केटिंग रिसर्च में ये स्टेप इन्वॉल्व है। प्राइसिंग और एडवर्टाइजिंग ये मार्केटिंग मिक्स में आते हैं, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च में नहीं आते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट इज, तो सैंडविच मैन एडवर्टीजमेंट एक होता है जिसमें एक बंदे को अजीब से कपड़े पहना दिए जाते हैं, जोकर टाइप उसको बना दिया जाता है, उसके आगे पीछे तख्तियाँ लगा दी जाती है, तो वो सैंडविच मैन विज्ञापन होता है और ये आउटसाइड विज्ञापन की श्रेणी में आता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन ये प्रिंट मीडिया में आता है। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट ये भी आउटसाइड में आता है। नहीं, डिस्प्ले वो पॉइंट ऑफ परचेज में आता है। डिस्प्ले जो होता है वो पॉइंट ऑफ परचेज में आता है, मतलब मौके पे विज्ञापन, जहाँ पे आप खरीदने जा रहे हो वहाँ पे विज्ञापन। और डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट अलग टाइप है। तो इसमें से सैंडविच मैन विज्ञापन जो है ना, वो एक्सटर्नल या आउटसाइड विज्ञापन का उदाहरण है। वैसे मैं ये सारे बता देता हूँ। एक होता है प्रेस एडवर्टाइजमेंट, उसमें आपका न्यूज़पेपर मैगजीन आ गया। एक हो गया आपका आउटडोर या पोजीशन एडवर्टाइजमेंट, और इसी को इन्होंने कहा एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट आप सारे पढ़ोगे तो बस उनको पढ़ देता हूँ। वॉल पेंटिंग, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, व्हीकल्स पे वेक्यूलर, सैंडविचमैन एडवर्टाइजमेंट और इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड, और बाकी भी फिर आप पढ़ देना। ठीक है, और वो जो एक आया था डिस्प्ले वाला, वो इसमें आता है। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट, सपोज कीजिए आप किसी मॉल के यहाँ से निकले, तो मॉल के बाहर कांच के फ्रेम में बहुत अच्छा सा कुछ लगा हुआ होता है, तो वो विंडो डिस्प्ले है। फिर आप काउंटर पे पहुँचते हो तो वहाँ कुछ विज्ञापन है, अंदर जाते हो तो वहाँ है, तो वो इंटीरियर डिस्प्ले। ठीक है, इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग? वेल, फिल्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया। तो देखो, जैसे वहाँ अपन ने मान लो ध्यान से पढ़ लिया तो वो यहाँ काम आ गया। म्यूज़िक मार्केट, ये भी ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन कौन सा होता है? टीवी देखते देखते ऐड आ जाता है, रेडियो सुनते सुनते ऐड आ जाता है, इंटरनेट पे आप कुछ ढूंढने जाते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, किसी पे उस पे एकदम से किसी भी वेबसाइट पे एकदम से विज्ञापन पॉपअप हो जाता है। मोबाइल फ़ोन में जब आप कोई सर्च करते हो तो विज्ञापन सामने निकल के आ जाता है। कोई ऐप डाउनलोड करते हो तब आ जाता है। सिनेमा या फिल्म्स में आप जाओ, शुरू के 10 मिनट तो आपको ऐड ही दिखाते हैं। और म्यूज़िक प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूज़िक वगैरह सुनोगे तो उसमें भी बीच बीच में ऐड आते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। समाचार पत्र क्या है? ये आपका प्रिंट मीडिया है। नेक्स्ट, हरि ने मोहन को सूचित किया कि राम की 3000 की स्वीकृति जिसे मोहन ने हरि को पृष्ठांकित किया था अनादृत हो गई। वेल, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। अपन इसमें समझो, इस कहानी में किरदार कौन कौन है? हरि ने मोहन को इन्फॉर्म किया कि राम की स्वीकृति, तो 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं, हरि, मोहन और राम। लास्ट में आपसे क्या चाहा है? मोहन की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी? तो अपन एक पहले यहाँ मैंने लिख दिया, मोहन लिख दिया, और 1-2 नाम और आएंगे। तो देखो हुआ क्या था, हरि ने मोहन को, मोहन मैं हूँ समझ लो, मोहन को हमको इन्फॉर्म किया कि राम की जो स्वीकृति थी, मतलब ओरिजिनल बिल राम ने दिया था, जिसे कि मोहन ने हरि को पृष्ठांकित किया था। तो मतलब ये बैकग्राउंड में कहानी हो चुकी है, यानी बैकग्राउंड में क्या हो चुका है? ऐसा क्वेश्चन इससे पहले वाले 2011 वाले वीडियो में भी आया था। तो बैकग्राउंड में क्या हो चुका है? सबसे पहले एक बीआर था जो हमें राम से मिला था। सबसे पहले एक बीआर था जो हमें राम से मिला था। राम के लिए वो बीपी की तरह था, ठीक है, और जो उसने मोहन के फेवर में दिया था। तो इसके लिए बीआर हो गया, उसके लिए बीपी हो गया। उस समय तक हरि पिक्चर में भी नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ था? फिर उसके बाद ये हुआ था कि वो हमने हरि के फेवर में एंडोर्स किया था या बेचान किया था। तो हमने हरि को बेचान किया था, तो हमारे हाथ से बिल निकल के हरि के पास चला गया। जब हम बेचान करते हैं तो स्वीकार करता उसकी कोई प्रविष्टि नहीं करता, और जिसको हमने एंडोर्स किया है, जो एंडोर्सी है, वो बीआर को रिसीव करेगा, तो वो बीआर रिसीव करने की एंट्री करेगा। यहाँ तक की पिक्चर हो गई। आज के दिन बिल हरि के पास पहुँच गया और हरि पेमेंट लेने इसके पास पहुँचा होगा तो इसको पेमेंट नहीं मिला होगा, यही लिखा हुआ है, डिसऑनर हो गया। और जैसे ही हरि को पेमेंट नहीं मिला तो हरि ने मोहन को इन्फॉर्म किया। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई है ना। तो बाहुबली 2 देखने से पहले वो देख लेना, बाहुबली 1 देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी भल्लाल कौन था।
चलो ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि हरी ने इसलिए हमको इन्फॉर्म किया कि भाई जो तूने मुझे बिल दिया था उसका पेमेंट मुझे नहीं मिला, ये उसका दुख है कि भाई मुझे पेमेंट नहीं मिला। तो अब अपने को जो अब तक अकाउंटिंग की है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब तक की अकाउंटिंग में हम राम को पहले क्रेडिट कर चुके, तो हम राम को डेबिट करेंगे, और इससे पहले वाली एंट्री में हमने हरी को डेबिट किया तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो जैसे ही बिल डिसऑनर होता है तो चीज़ों को रिवर्स कर दिया जाता है। तो इस तरह की एंट्री बनेगी, राम टू हरी, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार वापस कहानी सुन लीजिएगा। इसके बाद एक्स और वाई 2:3 में पार्टनर है, साझेदारी में जेड को प्रवेश देते हैं। लाभ का 1/4 भाग प्राप्त करेगा, एक्स से इतना लेगा, वाई से इतना लेगा। यानी इस क्वेश्चन में काफ़ी क्लैरिटी है और नया काफ़ी क्लियर है कि मैं कितना लूँगा और किससे लूँगा। जैसे उसने कहा जेड आया तो उसने कहा मैं 1/4 लूँगा, और मैं पहले से 4/20 लूँगा और दूसरे से 1/20 लूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि दोनों से मिला के उसने 5/20 लिया, यानी 1/4 लिया। यानी हमें क्लियर कट पता है कि उसने अपना हिस्सा कैसा और किससे प्राप्त किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि साझेदारों का नया रेशियो क्या होगा। तो एक्स का नया निकालने के लिए आपको पुराने अनुपात में से जो सेक्रीफाइस हुआ है वो लेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स पहले 2/5 अनुपात पे था, और अब उसने नए के प्यार में पड़ के 4/20 सेक्रीफाइस कर दिया। तो अब 8 - 4, तो 4/20 रह गया है इसके पास। और अगर मैं y की बात करूं तो y जिसके पास 3/5 था वो ज़्यादा बातों में नहीं आया, उसने मात्र 1/20 सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो अब 12 में से 1 चला गया, तो उसके पास 11 पॉइंट है। तो अब आपको स्थिति क्लियर है, x के पास 4 पॉइंट हैं, y के पास 11 पॉइंट है, इन दोनों के पास मिला के 15 पॉइंट है, और बॉटम लाइन में 20 पॉइंट है। तो बाकी के 5 पॉइंट आपके मियाँ जेड के पास हैं। तो x y z 4 11 5, 4 11 5 इसका आंसर है ए। नया रेशियो ये है 4 11 5। आगे है एक्स वाई जेड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक्स वाई जेड 5-3-2 के अनुपात में पार्टनर हैं। एक्स रिटायरमेंट लेना चाहता है और इतने साल की मेहनत से उन्होंने गुडविल का मूल्य आंका 1 लाख रुपए, यानी आज के दिन फर्म को बेचा जाए तो 1 लाख रुपए ऊपर से मिलेगा। यानी फर्म की वैल्यू अगर 40 लाख की है तो 41 लाख रुपए मिल जाएगा, यानी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। और शेष साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात समान है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको लाइटली ले लोगे, ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। एक्स के अवकाश ग्रहण पर क्या होगा, तो मैंने कहा सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो पहली बात तो आप समझिए, एक्स जा रहा है तो सी जा रहे हो, तो x जा रहा है तो x को हम क्रेडिट करेंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात ये समझिए कि 1 लाख रुपए की फर्म्स गुडविल है, तो x का जो हिस्सा है वो है 5/10, यानी x आधी राशि का हकदार है। तो x को 50,000 से क्रेडिट करेंगे। उसके जाने का जनरली फ़ायदा y और z को होगा। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहता या मैं कहूँ कि क्वेश्चन ये वाली लाइन ना लिखता, अगर क्वेश्चन ये लाइन ना लिखता तो मैं y और z को 3:2 में डेबिट करता, क्योंकि ये जो 3:2 होता है ये रिमेनिंग रेशो होता है, यही न्यू रेशो होता है, यही गेन रेशो होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नया लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है, तो न्यू रेशो दे रखा है। तो अब आपको गेन निकालना है। तो गेन कैसे निकालते हैं, आपका नया रेशो क्या है और आपका पहले रेशो क्या था। अगर मैं आपको y के लिए बताऊं, y के पास अब क्या है 1/2, पहले क्या था 3/10। ध्यान से देखना, y की बात चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको 5 - 3, इसको 2/10 प्रॉफिट हुआ है, 2/10 गेन हुआ है। जेड से और समझ जाओगे, जेड का नया रेशो 1/2 है, जबकि पहले इसका रेशो 2/10 होता था। ठीक है, और ये आप समझिए 5 - 2 3/10। तो y और z का जो गेनिंग रेशो है वो है 2:3। 2:3 किसी को लगेगा सर प्रिंट मिस्टेक है, आप गलत बोल रहे हो, 3:2 नहीं, इस कैलकुलेशन से साबित हुआ कि गेन रेशो 2:3 है। तो 20,000 रुपये जाएगा y में, 30,000 रुपये जाएगा z में, 20 30 50 इस तरह से आंसर बनेगा। बहुत ध्यान से ऑप्शन देखना, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। एक बात मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से समझ जाएं, ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। आप समझो अभी y का क्या हिस्सा है, अभी अभी नया हिस्सा आधा आधा, यानी y का है 50% और z का है 50%। ठीक है, जबकि पहले 5-3-2 के हिसाब से y का कितना था 30%,
और जेड का कितना था 20%। तो जिसका 30% था उसका 50% हो गया, तो उसको 50% बेनिफिट हुआ, और जिसका 20% था उसका 50% हो गया तो उसको 30% बेनिफिट हुआ। तो इनका जो गेन रेशो है वो है 2:3। मतलब चूंकि मैं बहुत साल से पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन देखते ही पता था, इतना मुझे समय नहीं लगता, एग्ज़ाम में भी होता मेरा एग्ज़ाम तो, कि परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। कई बार परसेंटेज से फटाफट निकलता है, आपको इतने फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखो पहले कितना परसेंट था, अभी कितना परसेंट था, गेन कितना है, सेक्रीफाइस कितना है, आप 2 मिनट में सॉल्यूशन समझ जाओगे। करके देखना, मज़ा आएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई। एक तो ये नॉट अप्लाई होते हैं, नहीं होते हैं। आंखें 3-3.5 घंटे बिल्कुल अलर्ट मोड में रहा करो, कोशिश ये करो कि सिली मिस्टेक्स ना हो। देखिए पार्टनरशिप डीड में आप सब लोग, आपको जो भी लिखना है, जो भी नियम कायदे शर्तें लिखनी है आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और बाद में पार्टनर्स में लफड़ा हो गया तो क्या होगा। तो मैं कुछ पॉइंट पढ़ता हूँ। साझेदारों को वेतन व कमीशन नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर पार्टनर्स ने राइटिंग में तय नहीं किया है तो बाद में उनको सैलरी, पारिश्रमिक कुछ नहीं मिलेगा, ये बात सही लिखी है, मैंने यहाँ लिखा ट्रू। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ये भी बात सही है। चाहे किसी की कैपिटल कितनी भी हो, अगर उन्होंने राइटिंग में तय नहीं किया तो फिर पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ये भी कि साझेदारों के आहरण पे कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा, ये बात भी ट्रू है। किसी ने कितने भी ड्राइंग्स की हो, नो इंटरेस्ट। अब ये कहना कि साझेदारों में लाभ हानि पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा, ये गलत लिखा है। साझेदारों में लाभ हानि बराबर बटेगा। यानी अगर तुम्हें तय करना है, मतलब कानून कहता है कि अगर आपको तय करना है कि आप प्रॉफिट्स को कैसे बांटोगे तो आप तय कर लो, और तय करने के बाद पार्टनरशिप डीड में लिख लो। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये फॉल्स लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ही मोस्ट साइंटिफिक है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और लूका पैसियोली इसके जनक हैं। इनकी पुस्तक का नाम अच्छे से याद कर लेना, समा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रिपोसनी एट प्रिपोशनलिटा। याद हो जाएगा, कर लेना याद। 1494 सदी, लूका पैसियोली, इटली के निवासी। ठीक है, इतना बहुत है, बाकी तो उसके घर का पता, गली नंबर वगैरह बता दूंगा थोड़े दिनों में। व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी कैसे घुमा सकता है वो बताता हूँ। ये पूछ रहा है फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तो क्या होता है। एसेट, टोटल एसेट बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, या चेंज नहीं होता। तो फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल लेते हैं मशीन। अब इन्होंने बताया नहीं कि मशीन को हमने कैसे बेचा। मैं आपको 3 स्थितियाँ बता देता हूँ ताकि आप 3 क्वेश्चनों के जवाब सोच लो। अगर मशीन को अपन ने सेल किया एट बुक वैल्यू, यानी जितने की थी उतने पे बेचा, तो समथिंग इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, कैश टू मशीन। सपोज करो अपन ने 40,000 रुपये से मशीन बेची, तो कैश नाम का करंट एसेट बढ़ जाएगा और मशीन नाम का फिक्स एसेट्स कम हो जाएगा। असेट्स बढ़ेगा, असेट्स कम होगा, इसलिए आपके टोटल एसेट्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर डी है, तो अभी का आंसर डी है। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ गेम खेलता, वो यूं बोलता FA सोल्ड एट लॉस, FA सोल्ड एट लॉस, तो फिर सपोज यूं अपन कहानी बना लेते हैं, आपने कैश आया 35,000, 5,000 का आपको नुकसान हुआ और मशीन 40,000 की थी, तो इस केस में आपके टोटल एसेट डिक्रीज होंगे, क्योंकि आपका कैश आया 35 और आपका जो असेट्स गया आपके हाथ से वो गया 40, तो ओवरऑल आप 5,000 नीचे आ गए, तो आपकी कैपिटल भी 5,000 रिड्यूस हो जाएगी, आपके टोटल असेट्स भी 5,000 रिड्यूस हो जाएंगे। और वो ऐसे भी कह सकता है FA सोल्ड एट प्रॉफिट। तो फिर आपके पास समझो कैश आएगा 45, मशीन जाएगी 40 की, और 5,000 का प्रॉफिट आप क्रेडिट करेंगे। इस केस में आपका टोटल असेट्स इंक्रीज हो जाएगा। तो बी रेडी, ये कुछ भी कर सकता है एग्ज़ाम में, एक एक लाइन शब्द का इंपॉर्टेंस होता है, अलर्ट रहिएगा। इसीलिए कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो। जो मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ताकि आपके ब्रेन को वो आदत पड़ जाए अलर्ट रहने की, यही मकसद है। इफ़ द ओनर विड्रॉज गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ द एंट्री विल बी मेड इन। अगर ओनर माल निकाल लेता है तो कहाँ जाएगा, जनरल में, परचेज बुक में, कैश बुक में, सेल्स बुक में। तो ये तीनों में तो नहीं जाएगा, क्योंकि परचेज बुक में उधार माल खरीदते हैं तो जाता है, कैश बुक में नकद सौदे जाते हैं, सेल्स बुक में उधार माल बेचने पे जाते हैं। इसका इंग्लिश हमें आदत इसकी है जर्नल प्रॉपर। तो अगर
अगर स्वामी माल निकालता है तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है, ड्राइंग टू परचेज, और ये एंट्री मुख्य जनरल में की जाती है। जो हम सहायक बही बनाते हैं उसमें जो 8th टाइप की बही होती है उसमें ये जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। ठीक है, वैसे जनरल किसको बोलते हैं अपन? जो आपकी सिंपली जर्नल होती है ना, सिंपली जर्नल, उसको, उसका दूसरा नाम जनरल जर्नल है। तो इस तरह से भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर इसकी हिंदी इंग्लिश में देखें तो इसने ये जो इंग्लिश लिखी है, हिंदी लिखी है, वो जनरल प्रॉपर वाली है। अल्टीमेटली इसका आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनल एंट्री इज मेड। इसमें फाइनल लिखा था, क्लोजिंग मैंने लिखा है, पेपर में ये लिखाया था कि फाइनल एंट्री इज मेड फॉर विच अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल हम अकाउंटिंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और वर्ष के अंत में हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि वर्ष के अंत में खाते बंद किए जाते हैं। कुछ खातों को बैलेंस निकाल के बंद किए जाते हैं और कुछ खातों की रिवर्स एंट्री करके बंद किया जाता है। तो पर्सनल अकाउंट्स को बंद नहीं किया जाता, असेट्स को बंद नहीं किया जाता, लाइबिलिटीज़ को बंद नहीं किया जाता। जैसे परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न का सीआर नेचर होता है। जब जब परचेज रिटर्न होता है तो हम परचेज रिटर्न को सीआर करते हैं। जब अंत समय आता है ना, अंत समय सबका ही आता है, तो परचेज रिटर्न का भी समय आएगा अंत समय, तो परचेज रिटर्न टू परचेज, इस तरह की एंट्री की जाती है। परचेज रिटर्न टू परचेज, ये क्या है सर? ये आपकी क्लोजिंग एंट्री है। तो इसका क्वेश्चन ये था कि किसके लिए क्लोजिंग एंट्री की जाती है? तो नॉट ओनली परचेज रिटर्न के लिए की जाती है, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, जितने खाते तुम ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर देते हो ना, देखते हो, वो सारे के सारे अकाउंट्स के लिए क्लोजिंग एंट्री की जाती है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा ऑप्शन ड्राइंग हो सकता था कभी कभी, क्योंकि ड्राइंग जैसे बेसिकली पर्सनल नेचर है, लेकिन ये अपवाद है। ड्राइंग का डीआर नेचर है, इसके लिए भी एंट्री होती है। उसमें क्या होता है, ड्राइंग को राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ करना बोलते हैं। ड्राइंग को राइट ऑफ कर देंगे, इसका जो पेरेंट अकाउंट है, कैपिटल खाता, उधर भेज देंगे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि किसकी होती है, तो आप ड्राइंग की भी क्लोजिंग एंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़े से बचे आप। डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। या कॉन्सेप्चुअल या कहे मस्ट नो क्वेश्चन, कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक ट्रायल बैलेंस बिठाने चले, डीआर साइड और सीआर साइड। अब डीआर का आपका योग आ रहा है 1,00,000 रुपये और सीआर का आपका योग आ रहा है 1,20,000 रुपये। क्योंकि इसमें खाते से एनालॉजी थोड़ी अलग हो जाती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जैसे ये स्थिति है कि आपका सीआर आइटम्स का टोटल 1,20,000 आ रहा है, डीआर का 1,00,000 आ रहा है। आपने गलतियाँ ढूंढी, गलतियाँ आपको मिली नहीं, तो आपने कहा यार लेट हो रहे हैं, तो अभी इसको सस्पेंस में डाल दो, क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट बनाने में देर हो रही होती है। तो फिर हमने कहा कि यार अभी ऐसा करो, टेम्प्रेरी एक सस्पेंस अकाउंट की मदद ले लो। तो इस चीज़ को, ये क्या स्थिति क्रिएट हो गई, सस्पेंस अकाउंट डीआर नेचर। तो जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो ये बात ट्रेडिंग में जाएगी? नहीं। ये बात पीएनएल में जाएगी? नहीं। ये बात बैलेंस शीट में जाएगी? हाँ। बैलेंस शीट में कहाँ? डीआर नेचर होने की वजह से असेट साइड में जाएगी। तो सस्पेंस अकाउंट का अगर डीआर बैलेंस है तो फाइनल अकाउंट बनाते समय उसे असेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, A cloth merchant wrongly entered the purchase of furniture in the purchase book. This error is, देखो कपड़े का व्यापारी है, ठीक है, कस्टमर्स को बिठाना होगा, सोफ़ा लेके आ गया, मान लीजिए 60,000 का सोफ़ा खरीद के ले आया। ऑब्वियस सी बात है, सोफ़ा खरीदा तो उस फर्नीचर वाले ने बिल भी भेजा। हमारे जो अकाउंटेंट हैं मुनीम जी, उन्होंने उसे परचेज बुक में चढ़ा दिया। तो परचेज बुक में क्या जाना चाहिए? गुड्स, पर आपने क्या डाल दिया? असेट्स। इसका मतलब क्या है, मुनीम जी को, हमारे जो अकाउंटेंट है, उनको समझ ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं है कि गुड्स क्या होता है, असेट्स क्या होता है। यानी उनके प्रिंसिपल्स या रूल्स क्लियर नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेते हो, या इस मामले में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया, तो इस तरह का एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है, सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाता है। आपको याद रखना है, सैद्धांतिक अशुद्धि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती, यानी ये गलती होने के बावजूद तलपट हमारा मैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन एसेट्स इज परचेज फॉर 1,00,000 रुपी, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी आपका WDB मेथड। द डेप्रिसिएशन इन द 3rd ईयर विल बी। तो बड़ा सिंपल है, आपने 1,00,000 रुपये की चीज़ खरीदी, आपने पहले साल में 10% डेप्रिसिएशन लगाया, जो कि 10,000 रुपये हुआ, 90,000 बचा। फिर आपने 10% डेप्रिसिएशन, ये जो मूल्य आता है इसको WDB बोलते हैं, इसी को घटता हुआ मूल्य बोलते हैं। तो 2nd ईयर में आपने फिर डेप्रिसिएशन लगाया, जो कि 9,000 हुआ। तो
81,000 बच गया। इसने आपसे पूछा है थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, तो आपने थर्ड ईयर में फिर डेप्रिसिएशन लगा होगा। अच्छा, आपका WDV इसमें लगातार बदल जाता है, कीप चेंजिंग कीप रिड्यूसिंग, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 8,100 रुपये, तो अभी आपका आंसर है 8,100 रुपये। लेकिन इसी क्वेश्चन में वो 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था। वो ये पूछ सकता था, बताओ टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स, कि बताओ पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना है, तो आपको 10,000, 9,000 और 8,100 रुपये जोड़ना होता और आपको बताना होता 3 साल का डेप्रिसिएशन 27,100 है। वो आपसे ये पूछ सकता था कि बताओ 3 साल के बाद मशीन खाते का शेष कितना होगा, तो आपको 1 लाख में से 27,100 रुपये लेस करके आपको बताना पड़ता कि हाँ हमारे पास जो शेष है वो 72,900 रुपये है। तो बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द बैलेंस ऑफ द सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो इसको थोड़ा क्लियर करना चाहिए था कि रिडम्पशन के बाद सिंकिंग फंड अकाउंट का क्या होता है, लेकिन फिर भी ये लैंग्वेज चलती है कि सिंकिंग फंड अकाउंट के शेष का क्या होगा, कि तेरा क्या होगा कालिया, तो सिंकिंग फंड का क्या होगा, तो अंत में वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, तो DRR जिसका नाम है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको बोलेंगे डिवेंचर रिडम्पशन फंड, या किसी भी मकसद के लिए जब हम कोई फंड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो जैसे ही आपका मकसद पूरा हो जाएगा तो ये विशिष्ट संचय सामान्य संचय में चला जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जितना भी शेष इस खाते में मौजूद होगा। नेक्स्ट एंड इनफैक्ट द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, PDF में आपको अवेलेबल होंगे, पर साइकोलॉजी मुझे नहीं आती तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट। इसमें सबसे छोटी कौन से है, तो KB सबसे छोटी है। ठीक है, तो 1 बिट सबसे छोटा यूनिट होता है बाइनरी डिजिट 0 और 1 में। उसके बाद 8 बिट्स का बनता है बाइट, और फिर 1024 बाइट्स का बनता है किलोबाइट, फिर किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट, इतने मेगाबाइट से बनेगा गीगाबाइट, और GB भी बोलते हैं ना अपन। उसके बाद इतने GB कि अपने को रोज़ का 1 GB मिलता है या 1.5 GB मिलता है तो गीगाबाइट होता है। और फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, जोटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट। ऐसा लगा कोई दवाइयों का नाम ले रहा हूँ, देख लेना भाई, तो मुझे इतना आता नहीं है, मेडिकल भी थोड़ा सा। ठीक है, KB जो होता है वो सबसे छोटा होता है। MB भी अपन ने बहुत सुना है, जो PDF फाइल होती हैं वो जनरली MB वाली होती हैं। उसके बाद तो आपका मामला बढ़ता जाएगा। खैर, तो हो गया है ख़त्म। होप आपको यूज़फुल लगा होगा। अब इंटरेस्टिंग तो होता नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो क्या है, डांस वांस तो है नहीं इसमें, तो बस यूज़फुल लगे, आपकी तैयारी में मदद मिले, आपको अच्छा लगे, कॉमर्स की दुनिया में हो। तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, केवल तब तक के लिए इस ऐप को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे इसी नाम से, कॉमर्स पॉइंट से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। खुद का सिलेक्शन हो जाए तो फिर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, चैनल को, ऐप को। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करना।